हेलो एवरीवन, मैं ममतेश गुप्ता। आज देख रहे हैं हम संविधान का चैप्टर नंबर 8 और चैप्टर का नाम है मौलिक अधिकार। इसको हम फंडामेंटल राइट्स भी बोलते हैं। और इसका जो जिक्र है हमें वो कहाँ कहाँ मिल रहा है, वो भाग 3 में मिल रहा है, अनुच्छेद 12 से 35 तक। ठीक है, आज हम डिस्कस करने वाले हैं, क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। अनुच्छेद 12 से 35 तक की सारी चीजें डिस्कस करेंगे, यानी कि सारे अनुच्छेद डिस्कस करेंगे। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता है कि मौलिक अधिकार किस भाग में वर्णित है, तो आप बताएंगे भाग 3 में। ठीक है, और अभी तक आपने इस 8 चैप्टर से पहले वाले 7 चैप्टर तक नहीं देखा है, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने प्लेलिस्ट की लिंक डाली हुई है, आप उस लिंक पर क्लिक कर इससे पहले के 7 चैप्टर के एमसीक्यू और थ्योरी देख सकते हैं। अगर आप इस वीडियो को बाद में देख रहे हैं तो ये सारे जितने भी लगे हुए हैं टॉपिक्स आपको दिख रहे हैं, ये 30-35 टॉपिक, ये सब की सब आपको उसी प्लेलिस्ट में मिलेंगे। हो सकता है आप इस वीडियो को थोड़ा ज्यादा समय बाद देख रहे हैं, तो मैंने तब तक ये सारी की सारी करा दिए होंगे, तो मैं इन सबको क्रम से करा रही हूँ और इनकी थ्योरी करा रही हूँ, इनके एमसीक्यू भी करा रही हूँ। ठीक है, और कहाँ मिलेंगे आपको, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। जैसे ही सब कुछ खत्म हो जाएगा ये पढ़ाने का, तो मैं आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड करा दूंगी। ठीक है, और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, 6th 7th और 8th 9th 10th के एमसीक्यू, 9th 10th की बुक जो एनसीईआरटी बुक है उसमें से एमसीक्यू पूछे जाते हैं। ठीक है, मैंने देखा है पेपर एग्जाम में कि 6th 7th 8th की और 10th तक की बुक में से क्या पूछे जाते हैं, एमसीक्यू पूछे जाते हैं। टीजीटी पीजीटी में तो पूछे ही जाते हैं, यूपीएससी में भी पूछे जाते हैं और सीटेट में भी पूछे जाते हैं। ठीक है, सीटेट में बस 6th 7th और 8th तक पूछे जाते हैं। तो अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आपको एमसीक्यू देखने हैं या पूरी की पूरी बुक भी करनी है, तो ये साइड में जितनी भी प्लेलिस्ट लगी हुई है ये सभी मैंने कराई है। और आप इन सभी प्लेलिस्ट को देखने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है, चैनल का नाम तो आपको पता ही है, एनसीईआरटी ममतेश गुप्ता। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, फिर व्यू द चैनल पर क्लिक करेंगे। उसके बाद जब पूरा चैनल खुल के आएगा तो प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर इन सभी प्लेलिस्टों को देख सकते हैं। ठीक है, हम बात कर रहे हैं फंडामेंटल राइट्स की, या हम बात कर रहे हैं मौलिक अधिकारों की। ठीक है, तो मौलिक अधिकारों के बारे में हम बात कर रहे हैं और आज से हम एक नई चीज स्टार्ट करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं हम आज से नई चीज अब मैं आपको हर वीडियो में हर चैप्टर का ये बताऊंगी कि कौन सी एनसीईआरटी से आए हैं। ठीक है, मौलिक अधिकार आपके 8th क्लास की, ठीक है, क्या क्लास 8th क्लास की एनसीईआरटी से, पॉलिटी से, ठीक है, एनसीईआरटी से आया है ये वाला चैप्टर। ठीक है, ये पूरा की पूरे मौलिक अधिकारों के बारे में कहाँ दे रखा है, 8th क्लास की पॉलिटिकल साइंस एनसीईआरटी चैप्टर 1 में। ठीक है, एमसीक्यू आप वहां से भी देख सकते हैं, यहाँ से भी देख सकते हैं। तो मौलिक अधिकार है क्या, मौलिक अधिकार या मूल अधिकार एक ही बात है। ठीक है, अलग अलग बात नहीं है, एक ही बात है, मौलिक अधिकार या मूल अधिकार। तो मौलिक अधिकार क्या है, मौलिक अधिकार वो अधिकार है जब हमने एक बहुत लंबा संघर्ष किया, ठीक है, अंग्रेजों के खिलाफ या मुगलों के खिलाफ, दिल्ली सल्तनत, बहुत सारी चीजें हुई भारत में और बहुत सारी चीजों से हमें नुकसान हुआ। तो फिर हमने क्या किया, हमने अपनी आजादी की लड़ाई लड़ी और हमें आजादी कब मिली, हमें आजादी मिली 1947 में। ठीक है, और 1946 में ही हमारा संविधान बनना स्टार्ट हो गया था। कब, 9 दिसंबर से। तो जब ये 9 दिसंबर से संविधान बनना स्टार्ट हो गया, तो हमने क्या, हमारे जो संविधान लिखने वाले व्यक्ति थे, ठीक है, जो महापुरुष थे, उन्होंने क्या किया कि भाई जनता को भी कुछ अधिकार दिए जाने चाहिए। क्यों दिए जाने चाहिए, कि जनता भी अपनी बात को रख सके, आराम से चैन से जी सके। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया कि संविधान में मौलिक अधिकारों को रखा गया। मौलिक अधिकारों का जो आपने सुना है, मैंने भी बोला है कई बार, कि हमारा जो संविधान है वो ज्यादातर चीजें कॉपी करी हुई है। ठीक है, दूसरे दूसरे देशों के संविधान से हमने कॉपी करा है। ठीक है, तो मौलिक अधिकार डालने की जो सोच आई या विचार आया हमारे मन में, वो कहाँ से आया, वो आया अमेरिका के संविधान से। ठीक है, अमेरिका के संविधान में मौलिक अधिकारों के बारे में लिखा है। ठीक है, और वहां की जो पूरी की पूरी लड़ाई, पूरी की पूरी क्रांति हुई थी वहां पर, ठीक है, अमेरिका में, वो मौलिक अधिकार के ऊपर ही हुई थी कि जनता अपने मौलिक अधिकार मांग रही थी। तो मौलिक अधिकार हमने किस संविधान, किस देश के संविधान से लिए, अमेरिका के देश के संविधान से। ठीक है, तो वो जब अमेरिका में स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई चल रही थी, तो वो मूल अधिकारों को मांग रहे थे। ठीक है, अब मूल अधिकारों में वो क्या मांग रहे थे, समानता, क्योंकि वहां रंग भेद के आधार पर बहुत ज्यादा पक्षपात हो रहा था, स्वतंत्रता, ये सारी चीजें मांग रहे थे। ठीक है, तो वही सारी चीजें हमने वहीं से, ये जो विचार है, ये जो चीजें हैं, वो हमने वहां से ली हैं और संविधान में, अपने संविधान में डाली है। ठीक है, अब देखते हैं कि यहाँ पर क्या लिखा है बोर्ड पर, मौलिक अधिकार जिन्हें मूल अधिकार भी कहा जाता है, को यह नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि ये अधिकार व्यक्तियों की
बहुमुखी विकास के लिए आवश्यक है। बहुमुखी का क्या मतलब हो गया कि ये जो मौलिक अधिकार है ये हमारे व्यक्तित्व का विकास करते हैं, ये हमारा विकास करते हैं, है ना। तो ये हमें स्वतंत्रता देते हैं कि हम कहीं भी आ जा सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, अपने देश में रहकर अपनी बात को रख सकते हैं शांतिपूर्ण तरीके से, हमारे साथ कोई पक्षपात नहीं करेगा, हमारा जिस धर्म को मानने का मन करेगा हम उस धर्म को मानेंगे। तो यह क्या करता है, हमारा बहुमुखी विकास करता है। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें भारतीय संविधान के भाग 3 में को अधिकार पत्र या मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। ठीक है, क्या बोला जाता है, भारतीय संविधान के भाग 3 में क्या है, फंडामेंटल राइट्स या मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकारों को क्या बोला जाता है भाग 3 में, अधिकार पत्र या मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। ठीक है, मैग्ना कार्टा ब्रिटिश राजा जॉन द्वितीय द्वारा 1215 ईस्वी में अपनी जनता को दिए गए मूलभूत अधिकार और स्वतंत्रता का एक लिखित घोषणा पत्र था। यानी कि जैसे हमारे देश में संघर्ष हुआ कि हमें अपना अखंड भारत बनाना है, ठीक है, उस तरह का तो ब्रिटेन में भी हुआ था। ठीक है, विद्रोह हुआ, जब विद्रोह होने लगा तो ब्रिटेन के जो राजा थे उन्होंने 1215 में ये घोषणा करी कि ठीक है भाई विद्रोह मत करो, जनता को भी हम कुछ अधिकार देंगे। तो उन्होंने क्या किया कि मूलभूत अधिकार देंगे। ठीक है, जिसमें उन्होंने स्वतंत्रता के बारे में एक लेख लिखा। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि मैग्ना कार्टा किस संविधान से है या मौलिक अधिकारों को मैग्ना कार्टा कहाँ कहा जाता है, तो ब्रिटेन में। ठीक है, तो ब्रिटेन में कम है लेकिन जो अमेरिका है उसमें ज्यादा थे, और जो पूरा स्वरूप हमने लिया है वो अमेरिका से लिया है। ठीक है, और एक चीज मैं बताना चाहती हूँ कि जो ब्रिटेन का संविधान है वो ज्यादातर मौखिक है। ठीक है, लिखित बहुत कम है। अगर पूरी दुनिया की बात करें तो सबसे बड़ा लिखित संविधान कहाँ है, भारत में। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, यदि किसी नागरिक के मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो उसे संविधान द्वारा न्यायिक संरक्षण प्राप्त है। अभी हम मौलिक अधिकारों के बारे में पढ़ने वाले हैं। अगर उसमें से किसी मौलिक अधिकार का उसका हनन होता है तो वो क्या उसको कौन संरक्षण देगा, मतलब वो किससे कह सकता है ये बात कि भाई हमारे साथ गलत हो रहा, हमारी मदद करो, तो वो किससे कह सकता है, कोर्ट में जाकर। ठीक है, किससे, कौन सी कोर्ट, हाई कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, दोनों में जाके बोल सकता है। ठीक है, अपनी याचिका दायर कर सकता है। नेक्स्ट है, मौलिक अधिकार को संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ये चीज मैंने आपको बता दी। मूल अधिकार या मौलिक अधिकारों का प्रारूप जवाहरलाल नेहरू ने बनाया था। ठीक है, और ये आपकी 9th क्लास की पॉलिटी में भी है। ठीक है, ये पूरा की पूरा दिया हुआ है कि ये प्रस्तावना के बारे में भी दिया हुआ है, मौलिक अधिकारों के बारे में भी दिया हुआ है। शायद चैप्टर 2 है जिसमें जो दक्षिण अमेरिका है उसका इतिहास दिया हुआ है थोड़ा सा। तो उसमें दिया गया है कि जवाहरलाल नेहरू के मन में ये कहाँ से बात आई कि प्रस्तावना बनानी चाहिए, उद्देशिका बनानी चाहिए मौलिक अधिकारों के बारे में। तो ये सारी चीज एनसीईआरटी में लिखी हुई है। ठीक है, मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे। मूल संविधान में कितने थे, 7 मौलिक अधिकार। देखो कई बार एग्जाम में ये पूछा जाता है कि वर्तमान में मौलिक अधिकार कितने हैं, वर्तमान में कितने हैं, 6 हैं। अभी हम पढ़ने वाले हैं विस्तार से। ठीक है, लेकिन जो मूल संविधान था जो 1946 में लिखा गया था, कब लिखा गया था, 1946 में लिखना स्टार्ट हुआ था, और 9 दिसंबर 1946 को लिखना स्टार्ट हुआ था। कब तक समाप्त हुआ था लिख के, मतलब काम कब पूरा हुआ था, ये हुआ था 1949 को। ठीक है, 26 नवंबर 1949 तक ये प्रक्रिया पूरी हुई। लगभग 3 साल लगे इसमें। ठीक है, 2 साल 11 महीने 18 दिन। ठीक है, लगभग मान सकते हैं आप कि देखो 12 दिन ही कम है इसमें, तो लगभग मान सकते हैं कि आप 3 साल इसमें लग गए। ठीक है, तो मूल अधिकार में 7 थे, मतलब मूल संविधान में कितने मौलिक अधिकार थे, 7। वर्तमान में कितने, 6, यानी कि एक कम है। ठीक है, कौन सा मौलिक अधिकार की श्रेणी में से हट गया है वो हम बाद में बात करेंगे। लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1979 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से बदलकर अनुच्छेद 300 के तहत कानूनी अधिकार के रूप में रखा गया है। यानी कि देखो इन दोनों लाइनों को साथ में थोड़ा आगे बताऊंगी। ठीक है, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकार, नागरिकों के मौलिक अधिकारों को स्थगित भी किया जा सकता है। ठीक है, अभी हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। अभी हम देख रहे हैं कि मैंने अभी आपको बताया कि वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार है। वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या है 6। ठीक है, कितनी है वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या, 6 है। ठीक है, पहले कितनी थी, 7 थी, अभी कितनी है, 6 है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कौन सा मौलिक अधिकार है। पहला मौलिक अधिकार है समानता। ठीक है, कौन सा मौलिक अधिकार है पहला, समानता। तो समानता के बारे में कौन कौन से अनुच्छेद दिए गए हैं, 14 से 18। ठीक है, ये जो 6 पॉइंट लिखे हुए हैं
ये आपको याद करने पड़ेंगे, ठीक है। इसमें बहुत ज्यादा लॉजिक लगाने की जरूरत नहीं है, एज इट इज आपको याद करने हैं, ठीक है। मैंने भी करे थे और सब करते हैं, जो भी एग्जाम क्लियर करते हैं वो सब करते हैं, ठीक है। तो आपको याद करना पड़ेगा, समानता का अधिकार पहला मौलिक अधिकार है, और कौन से अनुच्छेद में, 14 से 18, ठीक है। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, यह अनुच्छेद 19 से 22 में है, ठीक है। तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये कहाँ है, यह है अनुच्छेद 23-24 में है, ठीक है। चौथा मौलिक अधिकार है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, यह है अनुच्छेद 25 से 28। पांचवा है संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, यह है अनुच्छेद 29 और 30। और छठा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ठीक है, यह है आर्टिकल 32, ठीक है। अब देखो, याद करने का एक सही तरीका भी मैंने आपको बताती हूँ। समान स्वतंत्र होकर शोषण के विरुद्ध धार्मिक कार्य करके सांस्कृतिक और शैक्षणिक कार्य कीजिए, और उसका जो हमने सीखा है संस्कृति या शिक्षा, और उसका उपचार कीजिए, ठीक है। जो भी हमारे मन में जो कुंठा है, जो भी दिक्कत है, उसका क्या होगा, यहाँ उपचार हो जाएगा शिक्षा के बाद, ठीक है। कैसे याद कर सकते हैं, समान स्वतंत्र होकर शोषण के विरुद्ध, ठीक है, शोषण के विरुद्ध मतलब आपको कोई प्रताड़ित कर रहा है तो उसके विरुद्ध, शोषण के विरुद्ध धार्मिक कार्य करके, ठीक है, सांस्कृतिक और शिक्षा ग्रहण कीजिए, और उसके बाद क्या कीजिए, अपना उपचार कीजिए, संवैधानिक उपचार कीजिए, ठीक है। उपचार से मतलब है कि आपके मन में जो भी अंधकार है वो सब इन पांचों से मिट जाएगा, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं, और आपको सारी की सारी ये अनुच्छेद में अभी याद करा के ही जाऊंगी, ठीक है। तो घबराना नहीं है बिल्कुल भी। देखो, पॉलिटी को समझने में थोड़ा सा टाइम लगता है, ठीक है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मैंने यहाँ पढ़ा दिया, आपने मोबाइल बंद कर दिया, एग्जाम में जाके बैठ गया और क्लिक कर लिया, सब कुछ आ गया आपको, ऐसा नहीं होता, ठीक है। पॉलिटी है, थोड़ा समझना पड़ेगा, दिमाग मानना पड़ेगा। अगर पहली बार देख रहे हैं आप ये वीडियो, या पहली बार आप पॉलिटी पढ़ रहे हैं, तो थोड़ा टाइम लगता है, ठीक है, समझने में, क्योंकि ये क्या है, थोड़ी टेक्निकल चीजें हैं जिनको दिमाग में सेट करना, ठीक है, एक क्रम में सेट करना पड़ेगा। एक क्रम में सेट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है ना। तो थोड़ा सा पेशेंस बना के रखना, और अपने माइंड में ये, अपने माइंड को ये बताते रहना कि हाँ, हमें याद हो गया, ठीक है। और सही तरीका क्या है कि एक बार आप वीडियो देख लीजिए, पीडीएफ में आपको सेंड कर दूंगी, और आप दिन में 2 बार पीडीएफ देख लीजिए, ठीक है। मतलब एक बार आपने वीडियो देख ली, फिर पीडीएफ देख ली कि इसमें ये बताया था मैम ने, इसमें ये बताया था, ठीक है। तो फिर जब एक ही चीज को हम 2 से 3 बार देखते हैं, ठीक है, तो वो क्या हो जाती है, हमें याद हो जाती है। एक बार आप वीडियो देखो, 2 बार, जैसे सुबह में आपने वीडियो देख ली 9 से 10 बजे, ठीक है, वीडियो देख ली, अब आपने क्या करा, 12 बजे 5 मिनट में ये सारे पॉइंट आपने देख लिए पीडीएफ में, ठीक है। फिर एक बार 6 बजे ये सारे पॉइंट आपने देख लिए, ठीक है। और फिर जब आप सो रहे हैं बिस्तर पर, तो सोने से पहले एक बार रिकॉल करो माइंड में कि आज आपने संविधान के बारे में क्या पढ़ा, ठीक है। आधा अधूरा याद आएगा, लेकिन याद जरूर आएगा, ऐसा नहीं हो सकता कि बिल्कुल ब्लैंक हो, ठीक है। अगर आपने इतनी शिद्दत से पढ़ा है, जितने तरीके से मैं बता रही हूँ, तो आपको कुछ ना कुछ आएगा याद। तो कुछ अनुच्छेद आएंगे, ठीक है, कुछ आप भूल चुके होंगे। फिर जो आप भूल चुके हो, तो आप आपके तकिया के नीचे रखी होगी पूरी की पूरी पीडीएफ, या मोबाइल या जो भी है जिसमें भी आपने पीडीएफ रखी है, एक बार खोल कर रिकॉल कर लो, अच्छा मैं ये वाला भूल गया था, ठीक है, बंद करके रख दिया। फिर जब आप सुबह उठेंगे और स्टडी टेबल पर पढ़ने बैठेंगे, या जहां भी आप पढ़ने बैठते हो वहां पढ़ने बैठेंगे, तो एक बार और रिकॉल करना कि कल मैंने क्या क्या पढ़ा था, ठीक है। अब जब आप याद करेंगे तो मोस्टली चीजें आपको याद रहेंगी, 1-8% कोई याद नहीं रहेगा, तो एक बार खोल के फिर पढ़ लीजिए, हो गया काम, ठीक है। और किसी भी चीज को याद करने का तरीका यही होता है, ठीक है, मैंने भी इसी तरीके से याद करा है। तो आप समझ पा रहे हैं कि आपको जो संविधान है वो कैसे याद करना है, ठीक है। पहला है समानता का अधिकार, ये है अनुच्छेद 14 से 18 में। समानता का अधिकार का क्या मतलब है, समानता का अधिकार का मतलब ये है कि जब हमारा देश आजाद हो रहा था, तो हमारे देश में छुआछूत, जात पात, भेदभाव, गोरा काला, ये सब बहुत ज्यादा चल रहा था, ठीक है। तो हमें कैसा भारत चाहिए था, जिसमें सब लोग समान हों। तो हम फिर क्या इन्होंने रखा है इसमें, अनुच्छेद 14 में रखा है, अनुच्छेद या आर्टिकल एक ही बात होती है, ठीक है। अनुच्छेद 14 में रखा है कि कानून के समक्ष समानता, कानून के समक्ष समानता का क्या मतलब है कि गरीब के लिए भी वही कानून है, अमीर के लिए भी वही कानून है, डॉक्टर के लिए भी वही कानून है, इंजीनियर के लिए भी वही कानून है, रिक्शा वाले के लिए भी वही कानून है, ठेली वाले के लिए भी वही कानून है, और टीचर के लिए भी वही है, ठीक है। अगर कोई विधायक है उसके लिए भी वही कानून है, राष्ट्रपति के लिए भी वही कानून है, प्रधानमंत्री के लिए भी वही कानून है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि उनको बख्श दिया जाएगा कि भाई ये तो बड़े नेता हैं, इनको छोड़ दो। और आपने देखा होगा बड़े बड़े नेता भी जेल जाते हैं, ऐसा नहीं है नहीं जाते,
बड़े बड़े नेता सीएम, कई सारे सीएम हमारे देश में जेल गए हैं, ठीक है। ये कोई बड़ी बात नहीं है हमारे देश में, ठीक है। ऐसा होता है कि अगर उन्होंने कुछ गलती करी है तो वो जाएंगे जेल। तो ये सब कैसे संभव हो पा रहा है? क्योंकि हमारे देश में क्या है, समानता का अधिकार है, सबके प्रति समान व्यवहार, ठीक है। तो कानून के समक्ष समानता, ये अधिकार हमें कौन देता है? मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार जो है समानता का अधिकार हमें देता है। और इसमें क्या है, कानून के समक्ष समानता, यानी कि किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। जो संविधान है, जो अपराधी के लिए जो भी चीजें रखी गई हैं वो सबके लिए क्या है, समान है। कानून सबके लिए समान है, ठीक है। इसके अनुसार राज्य सभी नागरिकों के लिए समान कानून बनाएगा और समान रूप से लागू करेगा, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि गरीबों पे हो रहा है, अमीरों पे नहीं हो रहा, या फिर इस धर्म के लोगों पे लागू हो रहा है, उस धर्म के लोगों पर नहीं हो रहा, ठीक है। अनुच्छेद है 16, धर्म, जाति, वंश, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव निषेध है। जन्म, धर्म के आधार पर भेदभाव, यानी कि कोई धर्म अपने आप को श्रेष्ठ मान रहा है, दूसरे वाले को बेकार मान रहा है कि इस वाले धर्म के लोग तो बेकार होते हैं, मैं हमारे वाले धर्म के अच्छे हैं, ठीक है। जाति के आधार पर, ये नीची जाति के हैं, ये ऊंची जाति के, इस आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते। वंश के आधार पर होता है ना कि ये अच्छे वंश के लोग हैं, ये राजवंश के लोग हैं, ये इस तरह के, तो वंश के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, ठीक है। जन्म स्थान के आधार पर, जन्म स्थान का मतलब है कि ऐसा नहीं माना जाएगा कि दिल्ली वाले तो बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, ठीक है, इनको अलग फैसिलिटी हो, गांव वालों को कम फैसिलिटी हो, या फिर जम्मू कश्मीर वाले जो हैं वो ज्यादा रईस हैं, उनके लिए अलग ट्रीटमेंट, दूसरे वाले इनके लिए अलग, ये नहीं चलेगा, ठीक है। तो सबके लिए क्या है, समान। लिंग के आधार पर, यानी कि ऐसा नहीं है कि महिलाओं को पीछे छोड़ देंगे, केवल पुरुषों की बात करेंगे, ठीक है। महिलाओं को नौकरी से वंचित कर दो, पढ़ाई से वंचित कर दो, वंचित का मतलब उनको मत पढ़ाओ, ठीक है, उनको नौकरियां मत दो, तो ऐसा नहीं चलेगा। अनुच्छेद 16 क्या बोलता है कि धर्म, जाति, वंश, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव निषेध है, आप भेदभाव नहीं कर सकते, ठीक है। इसके अनुसार राज्य किसी भी नागरिक के साथ धर्म, जाति, वंश, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता, ठीक है। 16A में 16A में दिया 16A में दिया हुआ है कि जो प्रेस है वो क्या है, वो स्वतंत्र है, ठीक है। प्रेस की स्वतंत्रता इसमें ही 16 में दी हुई है। और 16 में एक चीज और दी हुई है कि ओबीसी का जो जिक्र है, यहाँ पर तो इन्होंने समानता बताई है, ठीक है, यहाँ पर इन्होंने समानता बताई है, लेकिन एक अपवाद ये है कि जो ओबीसी है या SC ST है उनको आरक्षण दिया जा रहा है। तो बाकी लोग कह सकते हैं कि भाई हमको आरक्षण क्यों नहीं दिया जा रहा, जब आपने बोला है समानता का अधिकार है, सबको समान है, ठीक है। तो वो एक अपवाद वाली चीज है और उसका एक अलग तर्क है, ठीक है, तर्क भी सही है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 17, अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता का अंत मतलब छुआछूत, ठीक है। हमारे देश में आजादी से पहले कुछ जगह छुआछूत चलता था, ठीक है। छुआछूत यानी कि कुछ लोगों के प्रति ऐसी भावना दूसरे लोगों की रहती थी कि ये अगर मतलब ये हमारे कुएं से पानी नहीं ले सकता, इन मतलब उनके बच्चों के साथ हमारे बच्चे नहीं खेल सकते, इस तरह का कुछ, ठीक है। या फिर ये जो मंदिर है ये उस जाति के लोगों ने बनाया है, या उसी जाति के लोग इस मंदिर में जा सकते हैं, दूसरी जाति के लोग नहीं जा सकते। तो उस तरह की कुछ चीजें कुछ स्थान पर चलती थी। तो एक कानून बनाया, एक अनुच्छेद बनाया गया, अनुच्छेद 17, अस्पृश्यता का अंत, यानी कि छुआछूत का अंत, ठीक है। स्पर्श माने छूना और अस्पर्श माने छुआछूत, ठीक है, छुआछूत का अंत। तो अस्पृश्यता की समाप्ति के लिए अस्पृश्यता को दंडनीय अपराध घोषित किया गया कि अगर आप किसी भी व्यक्ति के साथ ऐसा व्यवहार करते हैं, किसी भी व्यक्ति को मंदिर में जाने से, कुआं पे जाने पर, पहले तो नल नहीं होते ना, कुएं से ही सब पानी भरते थे, कुएं पर जाने से रोकते हैं, या किसी भी स्कूल में जाने से उसके बच्चों को रोकते हैं, तो आपके ऊपर, आप किसका उल्लंघन कर रहे हैं, अनुच्छेद 17 का, और आपको दंडनीय अपराध के तहत सजा दी जाएगी। एक मिनट पानी पी लेती हूँ थोड़ा सा। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें अनुच्छेद 18, उपाधियों का अंत। उपाधियों का अंत का क्या मतलब हो गया कि अंग्रेजों के समय में क्या होता था, उपाधियां दी जाती थी, नाइटहुड की उपाधि, है ना, और अलग अलग जो भी मतलब उनका होता था, बहुत सारी उपाधियां उन्होंने बना रखी थी, और लोगों को उपाधियां देते थे। जैसे रविंद्रनाथ टैगोर को दे रखी थी, जमनालाल बजाज को दे रखी थी, ठीक है। तो जब जब क्या हुआ था, जलियांवाला हत्याकांड हुआ था, है ना, तो क्या किया था, उन सब लोगों ने अपनी अपनी उपाधियां वापस कर दी थी कि भाई
ये जो रॉलेट एक्ट लेके आए हो आप, रॉलेट एक्ट के विरोध में उन्होंने अपनी अपनी उपाधियां वापस करी थी। ठीक है, आगे जब मैं इतिहास पढ़ाऊंगी तो मैं आपको बताऊंगी ये पूरा प्रसंग। तो मतलब किसी भी तरह की उपाधि आप घर के आगे नहीं लगाएंगे। ठीक है, आप ये नहीं दिखाएंगे कि हम मजिस्ट्रेट हैं, हम इतने बड़े डॉक्टर हैं, हम इतने बड़े इंजीनियर हैं, हमने ये काम किया है, वो काम किया है। तो पहले बहुत ज्यादा चलता था। तो इस चीज को खत्म करने के लिए उन्होंने बोला कि उपाधियों का अंत। ठीक है, आप किसी को भी अपनी उपाधियों का प्रदर्शन नहीं कर सकते, मतलब अपने आप को ऊंचा दिखा रहे हो। उपाधि का मतलब हो गया अपने आप को ऊंचा दिखा रहे हो कि भाई हमें ये उपाधि मिली हुई है, हम तो बहुत श्रेष्ठ है। सामने वाले को आप नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हो। उनका मकसद ये था कि ऐसा नहीं होना चाहिए, सब लोग समान है। सेना या विद्या के क्षेत्र में सिवाय कोई भी उपाधि राज्य द्वारा नहीं दी जा सकती। ठीक है, यानी कि राज्य सरकार, राज्य जो है वो सेना की उपाधियां हैं उनको दे सकते हैं, या फिर विद्या के क्षेत्र में, विद्या के क्षेत्रों में जो डिग्री वगैरह दी जाती है, ठीक है, उनको। तो ये इन दोनों को छोड़कर बाकी कोई उपाधि नहीं दी जाएगी। इसके द्वारा आजादी से पूर्व अंग्रेजों द्वारा दी गई उपाधियों का अंत कर दिया गया। ठीक है, अंग्रेज जो जो उपाधियां देते थे उनका अंत कर दिया गया कि अब वो भारत में वो वाला सिस्टम नहीं चलेगा। ठीक है, भारत का कोई नागरिक विदेशियों द्वारा दी गई उपाधियों को बिना राष्ट्रपति की आज्ञा के स्वीकार नहीं कर सकता। ठीक है, कि दोबारा अंग्रेज आए और लालच देने लगे कि भाई हम तुम्हें ये उपाधि दे देंगे, तुम हमारा ये वाला काम कर दो। तो फिर से देश में जो कंडीशन है वो खराब होने लगी। तो उन्होंने क्या बोला कि आप कोई भी उपाधि विदेशी लोगों से नहीं ले सकते, और पहले क्या करना पड़ेगा, आपको राष्ट्रपति की अनुमति लेनी पड़ेगी। ठीक है, मान लो कोई पाकिस्तान वाला कोई उपाधि दे रहे हैं, ठीक है, अब हमारे यहाँ की जनता उनके लिए काम कर रही है कि भाई वहां जाके हमें उपाधि मिल जाएगी, और वो कौन है, हमारा दुश्मन देश है, तो हमारी सुरक्षा को खतरा हो जाएगा ना। तो पहले क्या करना पड़ेगा, राष्ट्रपति से परमिशन लेनी पड़ेगी, राष्ट्रपति जी परमिशन देंगे, आप ले सकते हैं। ठीक है, दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार किसमें है, स्वतंत्रता का अधिकार है 19 से 22। ठीक है, अब हम डिस्कस कर लेते हैं 19 से 22 में क्या क्या है। अनुच्छेद 19 में दिया गया है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, 6 प्रकार की विशिष्ट अधिकार शामिल है। 19 में दिया गया है अभिव्यक्ति की आजादी। ठीक है, और ये अभिव्यक्ति की आजादी के कितने पॉइंट है, 6 पॉइंट है। ठीक है, अभिव्यक्ति की आजादी का क्या मतलब है, सीधे सीधे ये है कि अभिव्यक्ति की आजादी का क्या मतलब है। पहला है ए, बोलने की स्वतंत्रता। इसका अर्थ है कि अभिव्यक्ति के किसी भी माध्यम, जैसे बोलकर, लिखकर, छापकर, चित्रकारी आदि के द्वारा अपने विचारों को व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया, अभिव्यक्ति की आजादी होगी। मतलब हम अपने विचारों को अपनी किताब में लिख सकते हैं, न्यूज़पेपर में छपा सकते हैं, ठीक है, टीवी पर दिखा सकते हैं, ये हो गया हमारी अभिव्यक्ति की आजादी। ठीक है, नेक्स्ट है बी में लिखा है शांतिपूर्ण शस्त्र रहित, यानी कि बिना हथियार के। ठीक है, शस्त्र यानी हथियार रहित माने बिना हथियार के सम्मेलन की स्वतंत्रता, अर्थात कोई भी भारतीय नागरिक बिना अधिकार के शांतिपूर्वक सार्वजनिक बैठकों में भाग ले सकते हैं, प्रदर्शन कर सकते हैं। सीधा सीधा बोला जा रहा है कि आप आंदोलन कर सकते हैं बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से। ठीक है, जैसे अभी एसएससी का प्रदर्शन हुआ था। ठीक है, एसएससी वाले जो स्टूडेंट, सॉरी मैंने उल्टा नहीं दिया, एसएससी वाले जो स्टूडेंट थे वो अभी प्रदर्शन कर रहे थे। ठीक है, दिल्ली में प्रदर्शन हुआ और बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से हुआ, और इसमें किसी भी पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान नहीं पहुंचाया गया, कुछ भी नारेबाजी, कुछ भी गंद नहीं फैलाया गया। शांतिपूर्ण तरीके से स्टूडेंट बैठे, अपनी मांगों को मांगा उन्होंने एसएससी से, और काफी हद तक उनकी कुछ चीजें, कुछ जो प्रॉब्लम थी वो सॉल्व भी हुई। ठीक है, परीक्षा को लेकर ये आंदोलन चल रहा था। तो ये आंदोलन का जो अधिकार है ये हमारा मौलिक अधिकार है, बी में लिखा है। लेकिन चीज भी यहाँ पर जो लिखी हुई है, जो लाइन लिखी हुई है, उसको याद रखना। आंदोलन का अधिकार है लेकिन शांतिपूर्ण तरीके से। ठीक है, हो हल्ला नहीं करोगे, आप माहौल नहीं बिगाड़ सकते, और शस्त्र नहीं होने चाहिए। ठीक है, किसी भी तरह का कोई भी हथियार नहीं मिलना चाहिए आपके पास। इस तरह से आप अपनी बात को सरकार के सामने रख सकते हैं। सी में लिखा है संघ बनाने की स्वतंत्रता। अब देखो, कोई चीज आपको सरकार की पसंद नहीं आ रही, ठीक है, सरकार आपकी बात नहीं मान रही, तो क्या कर सकते हैं, आप संघ बना सकते हैं। संघ बनाने की स्वतंत्रता, संघ बनाने में आप सहकारी समितियों का भी निर्माण कर सकते हैं। ठीक है, सहकारी समितियां हमने पढ़ा था ना, कौन सा भाग है बताइए, जल्दी बताइए कौन सा भाग है, भाग 11। ठीक है, सहकारी समितियां भी भाग 11 में लिखी हुई हैं, और पंचायती राज भी। ठीक है, और नगर पालिका भी। ये सब किसमें लिखा हुआ है, ये लिखा है आपके भाग 9 में, सॉरी। ठीक है, भाग 9 में लिखा हुआ है पंचायती राज और आपकी सहकारी समितियां और नगर पालिका। ठीक है, तो ये संविधान संशोधन है 97वां। ठीक है, संविधान संशोधन के बाद इसमें शामिल किया गया है, यानी कि आप क्या कर सकते हैं, संघ बना सकते हैं।
संघ बनाकर आप, जैसे आरएसएस है तो ये क्या है, एक संघ है, देश की सेवा करता है, हिंदुओं की रक्षा के लिए, या इस तरह से संघ बना सकते हैं, जैसे बजरंग दल है ना, और बहुत सारे जैसे करनी सेना है, बहुत सारे संगठन है ऐसे हमारे भारत में जो देश की सेवा के लिए या अपनी बात को रखने के लिए बनाए गए हैं। ठीक है, अनुच्छेद 9D में लिखा है देश के किसी भी क्षेत्र में आगमन की स्वतंत्रता, यानी कि आप किसी भी क्षेत्र में जाकर जॉब कर सकते हैं। ठीक है, दिल्ली का कोई बच्चा है, उसका नंबर अगर वो चाहे तो बिहार में नौकरी कर सकता है, बिहार में नंबर आ गया, या और भी कोई जॉब करनी है, कोई कुछ भी उसको खोलना है, बिहार में, यूपी में, जम्मू कश्मीर में, केरल में, गोवा में, जहां उसका मन करे। ठीक है, ये उसको स्वतंत्रता दी गई है, हमारे मौलिक संविधान, मौलिक अधिकारों में लिखा हुआ है। उसको रोका नहीं जाएगा कि भाई तुम दिल्ली से हो, तुम यहाँ नहीं काम कर सकते, तो ऐसा नहीं कहा जाएगा। ठीक है, और ऐसी ही कुछ चीजें महाराष्ट्र में चल रही हैं कि वो हिंदी भाषी लोगों को के साथ कुछ गलत व्यवहार कर रहे हैं। देखो, ये गलत बात है, ये एक तरह से आप उस व्यक्ति के मौलिक अधिकारों को छीन रहे हो। आपको बात नहीं समझ में आ रही है, हिंदी नहीं समझ में आ रही, मैं मान सकती हूँ कि वो लोग मराठी लोग हैं, उनको हिंदी नहीं आती। ठीक है, ये नॉर्मल सी चीज है। आपको नहीं समझ में आ रही, आप बात मत करो। आप कोई दुकानदार है, अपना सामान बेच रहा है हिंदी में, आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप उससे सामान मत खरीदो। ठीक है, जो मराठी में बोल रहा है आप उससे सामान खरीद लो, लेकिन उनको प्रताड़ित करना, उनके लिए अपशब्द का प्रयोग करना, उनको मजबूर करना कि आप महाराष्ट्र में रहोगे तो मराठी बोलनी पड़ेगी, ये सारी चीजें फैलाना, ये गलत है। ठीक है, ये क्या है, ये एक तरह से मौलिक अधिकार का हनन है। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखा है कि आप देश के किसी भी क्षेत्र में आगमन कर सकते हैं, मतलब जा सकते हैं, आ सकते हैं, वो आपका मन है। अनुच्छेद 19E में लिखा है देश के किसी भी क्षेत्र में निवास और बसने की स्वतंत्रता। ठीक है, जहां जाए, आपको जो स्टेट अच्छा लगे आप उसमें जा सकते हैं। ठीक है, देखो मैं यूपी की रहने वाली हूँ और अभी मैं दिल्ली में रह रही हूँ, है ना, दो स्टेट में तो मैं रह ली, है ना, और कई सारे लोग हैं कि उनका ननिहाल कहीं है, उनकी ससुराल कहीं है ना, उनकी मम्मी कहीं रहती है, वो कहीं जॉब करते हैं, तो एक ही बंदा 3-4 स्टेटों से लिंक रखता है। तो ये अधिकार हमें कौन दे रहा है, मौलिक अधिकार। अनुच्छेद 19F में है संपत्ति का अधिकार, 44 में संशोधन 1979 के अनुसार इसे मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया है। ठीक है, अनुच्छेद 19G में लिखा है कोई भी व्यापारी आजीविका या व्यवसाय करने का अधिकार। ठीक है, यानी कि आप कहीं भी जाकर अपना कोई भी व्यवसाय कर सकते हैं। जैसे बिहार के लोग आते हैं यहाँ पर दिल्ली में कुछ काम करने के लिए, यूपी में करते हैं। ठीक है, यूपी के कुछ लोग जाते हैं, बिहार में भी जाते हैं यूपी के कुछ लोग, यूपी के कुछ लोग महाराष्ट्र में जा रहे हैं, कर्नाटक में जा रहे हैं, और भी जगह जा रहे हैं, महाराष्ट्र के भी आते हैं, पंजाब में, हरियाणा में काम करने के लिए। तो जिसका जिसका जहां मन करे वो काम कर सकता है भारत में कहीं भी। ठीक है, तो ये क्या हो गई, ये थी स्वतंत्रताएं। ठीक है, और मैंने एक चीज आपको गलत बता दी। ठीक है, एक चीज मैंने आपको क्या गलत बताया, जैसे मैंने आपको 19 में बताया था, सॉरी, जैसे मैंने आपको 16 में बताया था, 16 अनुच्छेद 16 में मैंने क्या बताया था, ओबीसी का जिक्र बताया था कि ओबीसी का जिक्र कहाँ किया गया है, अनुच्छेद 16 में किया गया है। तो मैंने साथ में प्रेस का भी बता दिया था, तो प्रेस की जो स्वतंत्रता है वो 16 में नहीं है। ठीक है, शायद मुझे ऐसा याद आ रहा है कि मैंने आपको वहां बता दिया। 16 वो प्रेस की जो स्वतंत्रता है वो 19 में दी हुई है। ठीक है, 19 में क्या दिया हुआ है, अनुच्छेद 19 में दिया हुआ है कि प्रेस स्वतंत्र है, वो कुछ भी छाप सकता है। ठीक है, उसमें भी कुछ पॉइंट दिए हुए हैं कि इन इन चीजों को ध्यान रखना पड़ेगा कि आप किसी दोस्त देश के लिए कुछ गलत ना छापें। जैसे हमारी दोस्ती किससे है, रूस से है, तो रूस के खिलाफ बहुत ज्यादा आप गलत ना छापें ताकि हमारी दोस्ती खराब ना हो। ठीक है, तो ये सारी स्वतंत्रता के बारे में दिया हुआ है ना। अब हम देख रहे हैं नेक्स्ट, नेक्स्ट है अनुच्छेद 20। अनुच्छेद 20 में क्या लिखा है, अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण। इसके तहत 3 प्रकार की स्वतंत्रता का वर्णन है। अनुच्छेद 20 में लिखा है अपराधियों के दोष सिद्ध होने के संबंध में, यानी कि किसी व्यक्ति ने कोई अपराध कर दिया, मान लो किसी ने चोरी कर दी, ठीक है, किडनैप कर लिया, चोरी कर ली, ठीक है, और कोई मर्डर कर दिया, इस तरह का उसने कोई अपराध कर दिया। ठीक है, तो उसके लिए उसको भी 3 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलेगी इतनी स्वतंत्रता। अपराधियों की भी स्वतंत्रता की बात संविधान के मौलिक अधिकार में लिखी हुई है। ठीक है, आप समझ सकते हो कि ये क्या लिखा है। पहले में इन्होंने दिया है, देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है। वैसे तो सारे ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन क्या है, ये याद कम रहता है। ठीक है, अनुच्छेद जो 20 है ना, वो याद कम रहता है, तो एग्जामिनर को भी पता है कि याद कम रहेगा तो यहीं से क्वेश्चन पूछेंगे हम। ठीक है, तो अनुच्छेद 20 में लिखा है कि जो अपराधी है, अगर दोष सिद्ध हो जाता है, कंफर्म हो जाता है कि चोरी इसी ने करी है, किडनैप इसी ने किया है, ठीक है, या कोई भी अपराध इसी ने किया है, तो उस संबंध में उसको 3 प्रकार की स्वतंत्रता दी जाती है। पहली स्वतंत्रता कौन सी है, किसी भी व्यक्ति को
एक अपराध के लिए सिर्फ एक बार सजा मिलेगी। ठीक है, ऐसा नहीं है कि उसने मान लो एक बार चोरी कर ली, ठीक है, चोरी कर ली, मुकदमा दायर हो गया और जेल में पहुंच गया वो, ठीक है, उसने अब वो सजा काट रहा है। जिस आदमी के यहाँ उसने चोरी करी, उसी व्यक्ति ने क्या किया, चोरी की रिपोर्ट कहीं और भी लिखवा दी कि भाई इसने मेरी वहां भी चोरी करी थी, ठीक है, या चोरी से रिलेटेड कोई और भी केस उस पर किसी अन्य व्यक्ति ने लगा दिया कि भाई इसके घर में भी चोरी करी थी, मेरे घर में भी, हम दोनों के घर में इसने चोरी करी थी, ठीक है। तो अगर उस व्यक्ति ने दो आदमियों के घर चोरी करी है, लेकिन सजा उसको एक ही मिलेगी, अपराध एक ही हुआ है, ठीक है, एक ही बार चोरी हुई ना, तो एक ही अपराध है ना। तो एक अपराध की कितनी सजा है, एक ही सजा है। जैसे एक व्यक्ति है, वो एक मर्डर करेगा तो भी उम्र कैद होगी, दो मर्डर करेगा तो भी उम्र कैद होगी। अब दूसरे जन्म में जाके तो उसको पकड़ के लाके दोबारा जेल में डालेंगे नहीं, उम्र कैद से बड़ी क्या सजा है, उम्र कैद मतलब एक ही बार होगी, ठीक है। तो देखो ये जो थोड़ी फ्लेक्स लचीलापन है ना, जो थोड़ा सा फ्लेक्सिबल चीजें हैं, या हम कह सकते हैं लचीला जो हमारा संविधान है, ये कहीं ना कहीं कई बार हमारे लिए ही खतरा बन जाता है, ठीक है। अपराधियों को पता है कि वो उनको एक ही बार सजा मिलेगी, तो वो कई बार उस अपराध को कि भाई सजा तो इतनी मिलेगी, चलो अब तो पकड़े जाएंगे तो एक आध और कर ले, गलत चीज है, ठीक है। तो ये वाली चीज गलत है। दूसरा है अपराधी अपराध करने के समय जो कानून है उसी के तहत सजा मिलेगी, ना कि पहले या बाद में बनने वाले कानूनों के तहत, ठीक है। कानून गलती से गलत टाइप हो गया, कानूनों के तहत इसका क्या मतलब हुआ, अपराध के समय, जैसे एक निर्भया का केस हुआ था, ठीक है, रेप केस हुआ था निर्भया का, आपको पता ही होगा, दिल्ली में हुआ था एक रेप केस। उसमें क्या था कि जो 3-4 लड़के थे, 3 लड़के बालिग थे, बालिग यानी कि 18 साल से ऊपर थे, एक लड़का नाबालिग था, उसकी उम्र थी 16 साल, ठीक है, उसकी उम्र कितनी थी, 16 साल। तो जब कोर्ट में केस गया, उन चारों ने बोला कि हाँ हमने उस लड़की के साथ रेप किया। तो जब कोर्ट में केस गया तो उन्होंने बोला कि भाई एक लड़का 16 साल का है, नाबालिग है, इसको छोड़ दिया जाए, ठीक है, इसकी उतनी गलती नहीं है जितनी उन तीनों की गलती है, क्योंकि वो तीनों तो 18 साल से ऊपर के हैं, ठीक है। तो एक लड़के को केवल इसलिए छोड़ दिया गया, उसको कम सजा मिली, केवल 2 साल की सजा मिली, ठीक है। जो 18 साल से कम उम्र के जो बच्चे अपराध करते हैं उनको 2-3 साल से ज्यादा की सजा नहीं मिलती है, उनको कम सजा मिलती है, ठीक है। तो उनको जो कम सजा मिली, उसको कम सजा मिली, और बाकी सबको क्या मिला, बाकी सबको उम्र कैद की सजा हुई, क्योंकि वो लड़की रेप के बाद में मर गई थी, ठीक है, उसकी डेथ हो गई थी। तो उस 16 साल के लड़के को सजा नहीं कम मिली। बाद में क्या हुआ, इस कानून में चेंज किया गया कि जो 16 साल का लड़का है, रेप जैसे केस में, मर्डर जैसे केस में, इनको पूरी सजा मिलनी चाहिए, और इस पर बहुत बड़ी बहस चली थी, काफी दिन बहस चली थी। लेकिन चूंकि जब अपराध किया गया, ठीक है, जिस टाइम पे ये लगभग 2013 की बात है, ठीक है, हाँ 2013 नहीं 2012 दिसंबर की बात है, ठीक है। 2012 दिसंबर में जब ये रेप केस हुआ, ठीक है, उस समय जो नियम था, उस समय नियम क्या था कि 18 साल से ऊपर के लड़कों को इतनी सजा दी जाएगी, 18 साल से कम के लड़कों को इतनी सजा दी जाएगी। तो उसके हिसाब से उस 16 साल के लड़के को 2-3 साल बाद छोड़ दिया गया, ठीक है, उसकी सजा पूरी हो गई, उसको छोड़ दिया गया, बाकी 3 अभी भी जेल में है, बाकी एक ने अपनी सुसाइड कर लिया था और 2 को फांसी हुई थी, ठीक है, ऐसा हुआ था। तो फांसी की सजा उस चौथे लड़के को नहीं हुई थी, क्योंकि वो कम उम्र का था, ठीक है। अभी इन्होंने क्या किया है, कुछ केसों में जो संगीन जुल्म अपराध होते हैं, उनमें जो उम्र है वो 16 वर्ष इन्होंने कर दी है, ठीक है। और मैं इस चीज में कहीं ना कहीं ये मानती हूँ कि गलती क्या है, हमारी शिक्षा प्रणाली की गलती है। 13 साल के लड़के को, 13 साल की लड़की को ये सारी चीजें पढ़ाई जानी चाहिए जो मैं आज आपको पढ़ा रही हूँ, ठीक है। बच्चों को पता ही नहीं है कि उनको क्या अधिकार है और क्या अपराध है ना। जो रैगिंग है ये एक तरह का अपराध है, बच्चे नहीं समझते हैं इस बात को। रेप एक कितना संगीन अपराध है, जिस लड़की के साथ ये सारी घटना हो रही है, वो अगर वो बच भी गई ना, तो वो जीवन में कभी भी वैसे नहीं जी सकती जैसे वो पहले जी रही थी। जो डर है उसके मन में, जो ट्रॉमा है, वो कभी नहीं निकल सकता, कभी भी नहीं निकल सकता, ठीक है। जो एक बार आपके साथ कुछ भी गलत हो जाए, वो चीज नहीं जा सकती, उसका जो पूरा जीवन है वो पूरा जीवन डार्क कर दिया। एक छोटी सी गलती ने आपकी, छोटी नहीं कहेंगे इसको, तो बहुत बड़ी गलती कहेंगे, आपकी एक गलती ने उसका पूरा जीवन बर्बाद कर दिया। तो ये 12-13 साल के लड़के को, लड़की को बताया जाना चाहिए कि अगर आप इस तरह के अपराध करते हैं तो आपकी सजा ये होगी। अभी मैं सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा आ रहा है कि 9th क्लास के बच्चे ने मर्डर कर दिया, 8th क्लास के बच्चे ने मर्डर कर दिया, इसने ये कर दिया, इसने वो कर दिया। बिल्कुल मतलब विश्वास नहीं होता है कि इतने छोटे बच्चे इतना इतना बड़ा बड़ा क्राइम कर रहे हैं। आपस में बच्चों की लड़ाई हो रही है,
आपस में एक दूसरे को मार दे रहे हैं। मतलब मेरी समझ से तो बिल्कुल बाहर है कि बच्चों के अंदर से इतना डर कैसे निकल गया, इतना गुस्सा उनको कैसे आ गया। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि हम बच्चों को 12 साल की उम्र में ये सारी चीजें बताई जानी चाहिए कि अगर तुमसे गलती से कोई बच्चा मर गया, गलती से किसी के हाथ पैर टूट गए तुमसे, तो तुम्हारी इतनी सजा होगी। ठीक है, गलती से तुमसे किसी लड़की की जिंदगी बर्बाद हो गई, गलती नहीं होती है वैसे, जानबूझ के ही करते हैं जो भी अपराध करते हैं, तो अगर तुमने ऐसा किया तो तुम्हें ये सजा होगी। तो लड़कों के मन में और लड़कियों के मन में भी, ठीक है, किसी भी चीज में लड़कियां भी कम नहीं है, तो लड़कियों के मन में, लड़कों के मन में एक इमेज बन जाएगी कि अगर हमने ये गलत काम किया तो हमें जेल में रहना पड़ेगा, तो हो सकता है शायद क्राइम थोड़े कम हो जाए। ठीक है, तो हमें 12-13 साल की उम्र में बच्चों को बता देना चाहिए। बच्चे छोटे नहीं होते हैं, बहुत बड़े होते हैं 12-13 साल के। ठीक है, उससे पहले 5-6 साल की उम्र में लड़के और लड़कों को, लड़कियों को, दोनों को बताना चाहिए बैड टच और गुड टच। ठीक है, प्राइवेट पार्ट्स के बारे में भी छोटे बच्चों को बताया ना चाहिए। आपको लगता है आपका 5 साल का बच्चा नहीं समझेगा, 6 साल का बच्चा नहीं समझेगा, आपकी गलत धारणा है, उसके साथ 7-8 साल की उम्र में कुछ भी गलत हो जाता है और कई बार बच्चे बता ही नहीं पाते हैं। ठीक है, तो आपकी जिम्मेदारी है, आपके घर में कोई भी ऐसा बच्चा है, वीडियो अवेलेबल है उस पर, नेट पर। ठीक है, बहुत सारी यूट्यूब पर भी है। अब बहुत सारे कार्टून के जरिए भी बच्चों को समझाया जा सकता है कि बैड टच क्या होता है, गुड टच क्या होता है, इस सब के बारे में समझाया जा सकता है, समझाना चाहिए, ताकि उनके साथ कोई भी अपराध ना हो। ठीक है, तो हम इसमें पॉइंट में हम देख रहे थे कि अपराध करते समय जो कानून है, ठीक है, जैसे मैंने बताया कि 2012 में जो कानून था उसके तहत ही उनको सजा मिली। ठीक है, उसी के आधार पर सजा मिलेगी, ना कि बाद और ये पहले या बाद में जो कानून बन रहे हैं। थर्ड है, इसमें किसी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध न्यायालय में गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। यानी कि ऐसा नहीं होगा कि पुलिस ने पकड़ा किसी व्यक्ति को और उसको अच्छे से पीट दिया और उससे बोल दिया कि ऐसे बोल कि ये जो क्राइम है ये तूने किया है, ये मर्डर तूने किया है। ठीक है, ऐसे उसको बाध्य नहीं किया जाएगा, है ना। पुलिस जो है वो सबूत के आधार पर अपनी तफ्तीश के आधार पर खुद ये जांचेगी कि इस आदमी ने अपराध किया है या नहीं किया है। बाकी ऐसे किसी को मजबूर नहीं किया जाएगा कि ऐसे बोल के हाँ हमने अपराध किया है। ठीक है, लेकिन पुलिस अपने तरीके से काम करती है, मौलिक अधिकार में लिखी है ये चीज। ठीक है, लेकिन सबको पता है पुलिस तो अपने हिसाब से काम करती है। आप में से कई सारे जो स्टूडेंट हैं वो पुलिस में जाएंगे, ठीक है, तो आप भी अपने हिसाब से काम करोगे क्योंकि वो सिस्टम ऐसे ही चल रहा है। ठीक है, लेकिन ये क्या है, एक मौलिक अधिकार है। तो आपको समझ में आया कि बीच में क्या है, अपराधियों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण। अगर किसी अपराधी का दोष सिद्ध हो जाता है, ये कंफर्म हो जाता है कि इसने ये क्राइम किया है, तो उसको ये 3 मौलिक अधिकार मिलेंगे। पहला कि सिर्फ एक अपराध के लिए एक सजा, दूसरा कि उसको मतलब उसी उस समय जो कानून था उसके हिसाब से सजा मिलेगी, और तीसरा इसमें था किसी व्यक्ति को स्वयं के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा, उसको प्रताड़ित नहीं किया जाएगा कि भाई तुम्हें ये कबूलना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें 21, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता संरक्षण या जीवन जीने का अधिकार। प्राण यानी कि सभी को जीने का अधिकार है। ठीक है, जीने का अधिकार है। तो क्या क्या चीज है इसमें, सरकार ने अपने नागरिकों के लिए अच्छा जीवन जीने की समस्त मूलभूत आवश्यकताओं को पूर्ण करेगी। ठीक है, ये कौन करेगा, ये सरकार करेगी। सरकार क्या काम करेगी भाई, हर व्यक्ति को जीने देगी। ठीक है, उसके लिए अच्छा पानी, अच्छा भोजन उपलब्ध कराएगी सरकार। ठीक है, जैसे आपके घर में टंकी है तो साफ पानी आएगा, ये आपका मौलिक अधिकार है। आप याचिका दायर कर सकते हैं कि हमारे एरिया में पानी जो है वो स्वच्छ नहीं आ रहा। ठीक है, दूसरा क्या है, पॉल्यूशन वगैरह जो है, ये इसके खिलाफ भी आप याचिका दायर कर सकते हैं कि हम पॉल्यूशन की वजह से हमारे फेफड़े खराब हुए जा रहे हैं, तो प्लीज भारत सरकार कुछ करिए ताकि ये पॉल्यूशन है वो कम हो। ठीक है, तो ये किस में आएगा, ये आएगा दैहिक स्वतंत्रता। ठीक है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता में आएगा। अब देखो इसमें एक और अनुच्छेद जोड़ दिया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा 6 से 14 वर्ष आयु के समस्त बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराई जाएगी। ठीक है, कितने, 6 से 14 साल के बच्चों को। अभी जो संशोधन, मतलब अभी जो नई शिक्षा नीति आई है, देखो अभी इसमें संशोधन नहीं हुआ है, लेकिन जो नई शिक्षा नीति आई है वो बोल रही है 3 से 18 साल के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा हम देंगे। ठीक है, पहले वो 14 साल तक के बच्चे को दे रहे थे, यानी कि 10th क्लास तक जिम्मेदारी कौन उठाएगी, सरकार उठाएगी। 8th क्लास तक जिम्मेदारी कौन उठाएगी, सरकार उठाएगी। अभी वो कह रहे हैं कि 12th क्लास तक जिम्मेदारी सरकार उठाएगी और बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देगी। ठीक है, एनईपी जो 2020 आया है,
ठीक है, नई शिक्षा नीति 2020 में ऐसा बोला गया है, लेकिन यहाँ पर कोई भी संशोधन नहीं हुआ है। तो अभी के लिए हम ये याद रखेंगे कि जो 86वां संविधान संशोधन था 2002 में, उसमें क्या था, 6 से 14 साल के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराना ये राज्य का काम है। ठीक है, नेक्स्ट है अनुच्छेद 22, दैहिक एवं, देखो ये जो है अनुच्छेद 22 ये गलत टाइप हो गया है। ठीक है, अनुच्छेद 22 में क्या आएगा, अनुच्छेद 22 में आएगा गिरफ्तारी से संबंधित नियम। ठीक है, मैं इसको करेक्शन कर दूंगी आपकी पीडीएफ में। अनुच्छेद 22 में आएगा गिरफ्तारी से संबंधित स्वतंत्रता। ठीक है, गिरफ्तारी से संबंधित क्या है, गिरफ्तारी से संबंधित है कि आप किसी भी मतलब पुलिस वाले किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करेंगे तो उसके 24 घंटे के अंदर अंदर मजिस्ट्रेट के सामने या जज के सामने उसको पेश करना पड़ेगा। ठीक है, पुलिस वाले हवालात में एक दिन से ज्यादा यानी कि 24 घंटे से ज्यादा हवालात में नहीं रख सकते। अगर रखेंगे तो उन्हें पहले कोर्ट की परमिशन लेनी पड़ेगी कि भाई हम इससे पूछताछ करेंगे 8 दिन 5 दिन जो भी, हमें इसकी कस्टडी दे दीजिए। ठीक है, अब कोर्ट की मर्जी है वो दे या न दे। तो गिरफ्तारी से संबंधित कहाँ लिखा हुआ है, 22 में। ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि 21 में क्या है, दैहिक स्वतंत्रता है, 22 में क्या है, गिरफ्तारी से संबंधित, सॉरी 20 में क्या है, अपराध से संबंधित। ठीक है, अपराध से संबंधित जो भी चीजें हैं वो 20 में लिखी हुई है। देखो पहले अपराध होएगा तो अनुच्छेद 20 में लिखा हुआ है अपराध से संबंधित, अपराध पहले होगा ना, तो अपराध से संबंधित कहाँ लिखा गया है, अनुच्छेद 20 में। और अगर हम बात करें गिरफ्तारी से संबंधित कहाँ लिखा गया है, अनुच्छेद 22 में। ठीक है, तो 24 घंटे के अंदर अंदर मजिस्ट्रेट के सामने आपको उस व्यक्ति को पेश करना पड़ेगा। ठीक है, गिरफ्तारी से संबंधित कहाँ लिखा हुआ है, 22 में। अब नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट है इसमें शोषण के विरुद्ध। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, शोषण के विरुद्ध। शोषण के विरुद्ध से क्या मतलब है, शोषण के विरुद्ध के बारे में जो अधिकार हमें मिले हैं, मौलिक अधिकार, वो लिखे हैं अनुच्छेद 23 से 24। ठीक है, कहाँ लिखे हैं, अनुच्छेद 23 से 24 में ये लिखे हुए हैं। अनुच्छेद 23 में लिखा हुआ है मानव के दुर्व्यवहार, ठीक है व्यापार लिख दिया है, गलत टाइप हो गया है, मानव के व्यवहार और बलात् श्रम का प्रतिषेध। इसके अनुसार अनुच्छेद के तहत मानव की खरीदी बिक्री पर रोक है, इच्छा के विरुद्ध काम करवाना और काम के पैसे ना देना निषेध बताया गया है, इसका उल्लंघन अपराध की श्रेणी में रखा गया है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि आप किसी को बलपूर्वक, बलात् श्रम यानी कि बलपूर्वक आप किसी से काम नहीं करा सकते। आपने कोई गरीब आदमी लिया और उससे बोला 3-4 दिन आपको हमारे घर ही काम करना है, अगर उसका मन नहीं है तो आप उससे जबरदस्ती नहीं करा सकते, वो बोल आपकी शिकायत कर सकता है। ठीक है, तो आप उसका शोषण नहीं कर सकते हो। ये 23 अधिकार दे रहा है। ठीक है, और 23 क्या अधिकार दे रहा है, 23 अधिकार दे रहा है कि आप किसी व्यक्ति को बंधुआ मजदूर के तौर पर नहीं रख सकते, आप उसको खरीद नहीं सकते, बेच नहीं सकते। ठीक है, जैसे कुछ लोग क्या करते हैं, बच्चे को बेच देते हैं, कुछ लोग ऐसे करते हैं, बच्चा चोरी करे इधर उधर बेच दिया, तो ये भी क्या है, ये भी एक अपराध है, ये भी क्या कर रहे हो आप, शोषण कर रहे हो। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें काम नहीं करवा सकते, ये क्या है, ये काम गलत है, जिसका उल्लंघन अपराध की श्रेणी में रखा गया है। ठीक है, तो 23 में क्या है कि अगर आप किसी से जबरदस्ती काम कराएंगे, बंधुआ मजदूर रखेंगे, बंधुआ मजदूर मतलब दिन रात आपके ही घर में वो काम कर रहा है। ठीक है, आप रात का भी खाना वही बना रहा है, दोपहर का भी, सुबह का भी, शाम का भी, बर्तन भी वही साफ कर रहा है, सारी चीजें आप उससे ही करा रहे हो और बेचारा सो भी आपके घर नहीं रहा है, तो आप ऐसे नहीं करा सकते हो। ठीक है, उसकी इच्छा है तो ठीक है, उसकी इच्छा नहीं है तो नहीं करा सकते हो। तो ये सब कहाँ लिखा हुआ है, 23 में। 23 का मतलब ये हो गया कि आप किसी भी व्यक्ति का शोषण नहीं कर सकते हो, जबरदस्ती काम नहीं करा सकते हो। ठीक है, अनुच्छेद 24 में क्या लिखा है, अनुच्छेद 24 में लिखा है 14 वर्ष से कम आयु के बालकों को कारखाने, खानों और अन्य जोखिम भरे कामों पर नियुक्त नहीं किया जा सकता। ये जो अनुच्छेद 24 है वो कहता है कि 14 साल से अगर कोई कम का उम्र का बच्चा है, उसको कोयले की खान में, लोहे की खान में आप काम नहीं करा सकते हो, मतलब किसी भी प्रकार की खानों में आप काम नहीं करवा सकते हो। ठीक है, जैसे छोटे बच्चे होते हैं उनसे क्या करते हैं, बीड़ी बनवाने का काम करते हैं। ठीक है, एक पत्ता होता है, ठीक है, उससे बीड़ी बनाई जाती है, तो उस तरह का कोई काम नहीं करा सकते, फैक्ट्री में काम नहीं करा सकते, चाय की दुकान पर काम नहीं करा सकते। तो 14 साल से कहीं भी बच्चे से आप कोई काम नहीं करा सकते। ये किस में आएगा, ये चाइल्ड लेबर के अंतर्गत आता है, और ये भी क्या है, एक तरह का शोषण है उन बच्चों का। ठीक है, तो आप ऐसा नहीं करा सकते हो। चौथे में इसमें लिखा है धार्मिक स्वतंत्रता के बारे में। ठीक है, शोषण के विरुद्ध 2 ही था, पहला था बड़े लोगों का शोषण नहीं कर सकते, और 24 में लिखा है बच्चों का शोषण नहीं कर सकते। 24 और 14 एक जैसा सा नहीं लग रहा, ठीक है, राइमिंग वर्ड बन गया ना, 24 और 14।
तो आप ध्यान रखना कि 24 का मतलब हो गया बच्चे, ठीक है। 24 का मतलब बच्चे कैसे हो गए, 14 साल के, ठीक है। यानी कि इसमें से और 10 घटा देंगे, क्या हो गया 24 का मतलब 14 साल से कम उम्र के बच्चों से आप किसी भी तरह का कोई भी काम नहीं करा सकते, ठीक है। लेकिन ये तो सब इसमें लिखा है। आपने देखा होगा चाय की दुकान पे आज भी बच्चे ही मिलते हैं, चाहे इधर उधर सर्व करने का काम हो या कप धोने का काम हो, छोटे बच्चे ही करते हैं। और उसका मेन कारण यह है कि छोटे बच्चे सस्ते मजदूरी में काम करने के लिए आ जाते हैं, ठीक है। और बच्चों की मजबूरी है कि उनके घर में कोई काम करने वाला नहीं है, उनके पापा नहीं है ना, कोई घर में काम करने वाला नहीं है, कोई आय का इनकम नहीं है, तो बेचारे उनको कुछ काम करना पड़ता है, परिवार की जिम्मेदारी है। और लोग सोचते हैं कि सस्ते में हमें नौकर मिल रहा है, अगर हम किसी बड़े आदमी से काम कराएंगे तो सुबह से शाम तक काम करने के 500 रुपये लेगा, बच्चे को हम 100 रुपये भी दे सकते हैं, 200 में भी बात बन सकती है। तो दोनों लोग इस तरह की चीजें करते हैं, लेकिन कहीं भी अगर आपको इस तरह की चीजें दिख रही है तो वो गलत है, ठीक है। आप किसी भी बच्चे से काम नहीं करा सकते, ये क्या है, ये उसके मौलिक अधिकार का हनन है। इसीलिए भारत सरकार ने क्या किया है, फ्री में राशन दे रही है गरीबों को, ताकि कोई भी बच्चा काम पर ना जाए, ठीक है। और उनको फ्री में पढ़ाया जा रहा है, और वहाँ पर मिड डे मील दिया जा रहा है गरीब बच्चों को, ताकि उनको भोजन मिल सके, खाना मिल सके, पोषण मिल सके, उनका शारीरिक विकास हो। तो ऐसा नहीं है कि मिड डे मील में बेकार खाना मिलता है, अच्छा मिलता है, फ्रूट भी मिलते हैं कई कई जगह, ठीक है। और दाल वगैरह चावल वगैरह अच्छी चीजें मिलती हैं, खा सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि वो खाने लायक नहीं होता है खाना। अब एक आध जगह कुछ गड़बड़ पकड़ी जाती है, वो चीज एक अलग है, लेकिन मिड डे मील में अच्छा खाना मिलता है। सरकार ने पूरा मेन्यू बनाकर दिया है ताकि कोई भी बच्चा कुपोषित ना रहे, एक टाइम तो उसको अच्छा खाना मिले ना, तो इसलिए, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया 23-24 के बारे में समझ में आ गया। अब देखो 25 में क्या लिखा है। चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार कहाँ लिखा है, अनुच्छेद 25 से 28 तक, ठीक है। अनुच्छेद 25 में कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को मान सकता है और उसका प्रचार प्रसार कर सकता है। संविधान में धार्मिक परिवर्तन का उल्लेख नहीं है। बाद में धर्म परिवर्तन को बल, कपट और लोभ, इन तीनों के आधार पर दंडनीय अपराध माना गया है, ठीक है। अब देखो इसमें क्या बोला गया है, जो कि आजकल बहुत बड़े पैमाने पर चल रहा है हमारे भारत में, ठीक है। इसमें क्या बोला गया है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, यानी कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म में रहे उसको प्रताड़ित नहीं किया जाएगा, उसको ये नहीं बोला जाएगा कि आप ये धर्म छोड़ो, ये वाला अपनाओ, ठीक है। हमारा भारत कैसा है, धर्मनिरपेक्ष भारत है, यानी कि भारत सभी धर्मों का सम्मान कर रहा है ना। साथ ही यहाँ पर यह भी लिखा गया है कि आप अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हो, ठीक है। कोई कीर्तन कर सकते हैं, या सबके धर्म का अलग अलग होता है, तो इस तरह का प्रचार प्रसार कर सकते हैं। लेकिन आप धर्म परिवर्तन नहीं करा सकते बलपूर्वक या किसी भी छल कपट के द्वारा, प्रलोभन के द्वारा, ये सब के द्वारा, लेकिन हो रहा है, ठीक है। हिंदुओं का सबसे ज्यादा कन्वर्जन हो रहा है भारत में, सबसे ज्यादा, और हर रोज हो रहा है, और बहुत सारे धर्मों में, ठीक है। कुछ लोग मुस्लिम धर्म में जा रहे हैं, कुछ लोग क्रिश्चियन धर्म में जा रहे हैं, कुछ लोग अन्य धर्मों में जा रहे हैं। तो सबसे ज्यादा कन्वर्जन किसका चल रहा है, हिंदू धर्म का चल रहा है। मैं देखो कन्वर्जन का या किसी भी चीज का, मैं इस चीज का विरोध करती हूँ कि जो कन्वर्ट कराया जा रहा है जबरदस्ती, उसका उनका माइंड वॉश करके, तो प्रलोभन देकर, देखो यहाँ पर साफ मना किया गया है कि आप किसी भी तरह का लोभ हो, यानी कि लालच नहीं दे सकते हो कि हम तुम्हारी नौकरी लगवा देंगे, तुम ये धर्म में आ जाओ, या हम तुम्हें 5,000 रुपये महीने के देंगे, इस तरह की चीजें भी हैं, ठीक है। झारखंड में और छत्तीसगढ़ में, उड़ीसा में जो जनजाति के लोग हैं, जो गरीब हैं, उनको लोभ दिया जा रहा है कि हम तुम्हारी इस पैसे से इतनी इतनी मदद कर देंगे और तुम क्या कर लो, तुम धर्म परिवर्तन कर लो, ठीक है, तुम इस धर्म में आ जाओ। तो ये सारी चीज गलत है, और भारत सरकार को, मुझे ऐसा लगता है, इस टाइम पे एक कानून बनाना चाहिए कि जो व्यक्ति जिस धर्म में है उस धर्म में रहे, उसका कन्वर्जन नहीं होना चाहिए, ठीक है। तुम खुश रहो अपने धर्म में, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, लेकिन कन्वर्जन नहीं होना चाहिए। कन्वर्जन की वजह से क्या है, संतुलन खराब हो जाएगा एक समय के बाद, और इसकी कीमत पूरा भारत चुकाएगा। आप देख लेना, मैं ये जो बात कह रही हूँ ना, बिल्कुल 16 आने सच बोल रही हूँ। ये जो कन्वर्जन है, ये दिन पे दिन जो हो रहा है ना इतनी बड़ी संख्या में, अगर ये नहीं रुका तो इसकी कीमत भारत चुकाएगा, पहले चुका चुका है, ठीक है। पहले जो भारत के कई सारे टुकड़े हुए 1947 में, कहीं ना कहीं ये कन्वर्जन ही था, ठीक है। कन्वर्जन की वजह से ही ये सारी दिक्कतें आई, और फिर कोई कुछ ना कुछ बड़ा ही दिक्कत होगी, आज नहीं होगी, 100 साल बाद होगी, लेकिन होगी, जिस हिसाब से ये सारी चीजें चल रही हैं। तो इसमें यह दिखाया है 25 में कि आप स्वतंत्र हो, आप कुछ भी कर सकते हो, कोई सा भी धर्म अपना सकते हो, ठीक है। साथ ही इसमें लिखा है सिखों को कृपाण रखने की स्वतंत्रता भी इसी अनुच्छेद के आधार से पर मिली है। वो पग जो पहनते हैं सिख लोग,
वो हेलमेट नहीं पहनते हैं, ठीक है, जो बाइक चलाते हैं हेलमेट नहीं पहनते, पग पहनते हैं। आपने सेना में भी देखा होगा, सेना में भी सबके लिए अलग टोपी होती है और वो अपनी पग ही पहनते हैं, उनके धर्म में ऐसा है। साथ ही आपने देखा होगा पुलिस में भी जो होते हैं, सब लोगों का अलग होता है ड्रेस, और उनकी पग होती है, उसी कलर के कपड़े की पग पहनते हैं, लेकिन वो पग पहनते हैं, ठीक है, तो उनके लिए ये अलग से लिखा गया है, ठीक है इसमें। नेक्स्ट है अनुच्छेद 26, धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता, ठीक है, किसी भी तरह का कोई भी धार्मिक चीजें आप कर सकते हो, ठीक है, भजन कीर्तन या कुछ भी सम्मेलन टाइप का, इस तरह का। अनुच्छेद है 27, राज्य किसी भी धर्म को प्रोत्साहित नहीं करेगा, करने के लिए जनता के किसी भी प्रकार से कर नहीं ले सकता, यानी कि कोई भी टैक्स नहीं लेगा राज्य। ऐसा नहीं है कि भाई जैसे भारत में हिंदू ज्यादा है तो ऐसा नहीं है कि बाकी के धर्मों से टैक्स लिया जाएगा, ऐसा नहीं करेगा, ठीक है। और ये लाइन सीधे सीधे बोल रही है कि भारत कैसा है, धर्मनिरपेक्ष देश है, कि वो भारत सभी धर्मों का सम्मान करेगा, किसी से कोई टैक्स नहीं लेगा, ठीक है। नेक्स्ट इसमें दे रखा है अनुच्छेद 28, सरकार द्वारा पूर्ण रूप से संचालित शिक्षण संस्थानों में किसी भी प्रकार की धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, ठीक है, यानी कि सरकार, ऐसा नहीं है कि सरकार केवल किसी भी धर्म की शिक्षा दे रही है, जैसे सरकार मदरसे चला रही है, ऐसा नहीं कर सकती सरकार, ठीक है, या फिर सरकार गुरुकुल चला रही है, ऐसा नहीं कर सकती, या सरकार गुरुद्वारे में शिक्षा की कोई व्यवस्था चल रही है, ऐसा नहीं कर सकती, यानी कि सरकारी स्कूलों में किसी भी धर्म को प्रमोट नहीं किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इसमें जो दिया यही सब दिया था, तो आपको समझ में आया कि धार्मिक स्वतंत्रता का क्या मतलब हुआ। धार्मिक स्वतंत्रता का मतलब हुआ 25 में दिखा है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट 25 ही है, ठीक है। अगर हम धार्मिक स्वतंत्रता की बात करें, या तो ये क्वेश्चन बनता है कि धार्मिक स्वतंत्रता कौन कौन से अनुच्छेद में वर्णित है, तो आप बताएंगे 25 से 28, ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आप याद करना, ये वाली लाइन। और ज्यादातर पूछा जाता है 25 के बारे में कि कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को मान सकता है, ये उसकी आजादी का विषय है, ठीक है, तो यही ज्यादा पूछा जाता है इसमें। देखो बाकी सब भी आपको पढ़ने हैं, ऐसा नहीं है कि आप छोड़ दो, लेकिन जो मोस्ट इंपोर्टेंट होते हैं वो मैं बता देती हूँ। 5 में दिया है, 5वां जो मौलिक अधिकार है हमारा, वो है सांस्कृतिक एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, ठीक है, वो कौन से कहां से कहां तक है, 29 से 30 तक है। 29 से 30 तक में क्या दे रखा है, संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार। इसमें क्या है, अनुच्छेद 29 में दिया है कि कोई भी अल्पसंख्यक, यानी कि देखो अल्पसंख्यक भी टाइपिंग मिस्टेक है, अल्पसंख्यक लिखा है ओबीसी, ठीक है, कोई भी ओबीसी अपनी भाषा, लिपि या संस्कृति को सुरक्षित रख सकता है। भाषा, जाति, धर्म और संस्कृति के आधार पर उसे किसी भी सरकारी शैक्षणिक संस्था में प्रवेश से नहीं रोका जाएगा। जैसा कि मैंने अभी आपको महाराष्ट्र का बताया ना, वो लोग क्या कर रहे हैं, दूसरी भाषा वालों को मना कर रहे हैं, ठीक है, कि हमारे यहाँ बताओ, तो यहाँ पर इन्होंने क्या बोला है कि किसी भी सरकारी संस्थान में इनको नहीं रोका जाएगा, ठीक है। अनुच्छेद 30 है, भारत में सभी अल्पसंख्यक को अपनी पसंद का शैक्षणिक संस्थान चलाने का अधिकार है और सरकार उसे अनुदान देने में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करेगी, ठीक है। 30 में क्या दिया हुआ है, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। 30 में क्या दिया हुआ है, भारत सरकार, भारत में सभी अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद की शैक्षणिक संस्था चलाने का अधिकार है। अपनी पसंद की मतलब जैसे क्या है कि गुरुकुलों में शिक्षा दी जा रही है हिंदू धर्म की, मदरसों में शिक्षा दी जा रही है किसकी, अपने धर्म की, मतलब मुस्लिम धर्म की, ठीक है। गुरुद्वारे में शिक्षा दी जाती है उनके अपने जो सिख धर्म की चीजें होती हैं उनसे रिलेटेड, ठीक है, प्रवचन होते हैं या छोटे बच्चों को थोड़ा बहुत कुछ सिखाते हैं। तो इस तरह के क्या है, यह अनुच्छेद 30 इस बात की आज्ञा देता है, मतलब इस चीज को आपको मौलिक अधिकार के रूप में दे रहा है कि भारत में सभी अल्पसंख्यक को अपनी पसंद की शैक्षणिक संस्था चलाने का अधिकार है, ठीक है, जैसे गुरुकुल है, जैसे मदरसे हैं, और पंजाबियों के भी इस तरह के स्कूल होते हैं, ठीक है। बौद्धों के जो होते हैं वो मठ होते हैं, मठों में पढ़ाई होती है, ठीक है। तो इस तरह के अधिकार कौन सा अनुच्छेद दे रहा है हमें, इस तरह का अधिकार दे रहा है अनुच्छेद 30, ठीक है। अब देखो ये आपको याद करने पड़ेंगे, मैं आपको विस्तार से बता रही हूँ, लेकिन याद तो फिर भी आपको ही करने पड़ेंगे, थोड़ा सा जोर देना पड़ेगा। देखो मोस्ट इंपोर्टेंट है छठा, टाइम थोड़ा ज्यादा हो गया, कोई बात नहीं, एडजस्ट कर लेना, ठीक है। अब मौलिक अधिकार को आप पढ़ रहे हैं तो थोड़ा टाइम तो लगेगा ही, है ना। अब मैं 3-4 पार्ट में पढ़ाऊं, उससे अच्छा है कि आप एक ही पार्ट में पढ़ लो, है ना। अब मैंने देखा है कई जगह की कई सारे पार्ट में डिवाइड करके बता देते हैं, 3 पार्ट में, 4 पार्ट में, मैं सोच रही हूँ मैं एक ही पार्ट में पूरा ही पढ़ा देती हूँ आपको, है ना। तो छठे में क्या दिया है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ठीक है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार में क्या है हम अब पढ़ने वाले हैं, ये क्या है, अनुच्छेद 32 है, ठीक है। अनुच्छेद 32 के बारे में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान का हृदय या आत्मा कहा है।
वैसे अगर हम भारतीय संविधान की आत्मा बोले तो किसको बोलते हैं? भारतीय संविधान की आत्मा कौन सी है? प्रस्तावना। लेकिन अगर बोल दिया जाए, भीमराव अम्बेडकर का नाम दे दिया जाए कि भीमराव अम्बेडकर ने किसको संविधान का हृदय बोला है या संविधान की आत्मा बोला है, तो वो बोला है भीमराव अम्बेडकर जी ने। ठीक है, नेक्स्ट है, यदि किसी नागरिक के उपरोक्त पांचों मौलिक अधिकार में से, अच्छा एक चीज और रहेगी, सॉरी एक चीज रहेगी, देखो 30 मैंने यहाँ तक बता दिया, एक रह गया 31, एक रह गया, सॉरी 31 रह गया। ठीक है, 31 में क्या था? ठीक है, आर्टिकल 31 में क्या है? 31 में था संपत्ति का अधिकार। ठीक है, निजी संपत्ति रखने का अधिकार, निजी संपत्ति रखने का अधिकार। ठीक है, तो जो एक केस हुआ था केशव नंद भारती वाला, ठीक है, 1973 में, उसके बाद क्या किया, इस संपत्ति के अधिकार को हटाकर 300A में रख दिया गया। ठीक है, ये संपत्ति का अधिकार मिलाकर कितने मौलिक अधिकार थे? 7। ठीक है, कितने थे? 7। छठा था ना ये छठा था, और जो संवैधानिक अधिकार है वो 7वां था। लेकिन अब ये छठा वाला हट गया, तो फिर ये छठा कौन सा बन गया? छठा बन गया संवैधानिक अधिकार। ठीक है, पहले छठा कौन सा था? संपत्ति का अधिकार। क्यों हटा दिया गया? वो इसलिए हटा दिया कि भारत के विकास के लिए सरकार को जमीन चाहिए। ठीक है, नए स्कूल बनाने के लिए, नए हॉस्पिटल बनाने के लिए। अब सब कहेंगे ये तो हमारी निजी संपत्ति है, हमारा मौलिक अधिकार है, आप हमसे ये प्रॉपर्टी नहीं छीन सकते। तो भाई भारत सरकार कहाँ से आपको स्कूल कॉलेज, कहाँ से आपको हॉस्पिटल बना के देगी, कहाँ से आपको रोड बना कर देगी? उसको जमीन तो चाहिए ना, बिना जमीन के थोड़ी ना। तो फिर उन्होंने क्या किया कि भाई केशव नंद भारती वाले केस के बाद में इन्होंने क्या किया, केशव नंद भारती वाला केस क्या था कि एक उनका एक मठ था। ठीक है, मठ की बहुत सारी जमीन थी, तो जो केरल सरकार थी उन्होंने उस मठ की जमीन को छीन लिया था। तो केशव नंद भारती बोल रहे थे कि ये तो मेरा मौलिक अधिकार है, हमारा मौलिक अधिकार है, ये मठ की जमीन है, आप ऐसे नहीं छीन सकते हो। केरल सरकार ने तर्क दिया कि हाँ, इसके लिए हम इसलिए छीन रहे हैं ताकि इस जमीन पर कुछ ऐसा किया जाए ताकि बहुत सारे लोगों को फायदा हो। ठीक है, फिर इस पर लंबी बहस छिड़ी और सुप्रीम कोर्ट ने भी बाद में ये फैसला सुनाया कि ठीक है भाई, ये बात भी सही है कि अगर सभी लोग अपनी अपनी निजी संपत्ति रखेंगे, ठीक है, बड़ी बड़ी प्रॉपर्टी रखेंगे, तो फिर सरकार के पास जमीन नहीं होगी। सरकार के पास जमीन नहीं होगी तो सरकार गरीबों को क्या देगी? ठीक है, सरकार क्या देती है, हर गाँव में जो कुछ ना कुछ सरकारी जमीन होती है, उस जमीन को गरीबों को अलॉट कर देती है 100 साल के लिए। ठीक है, लीज पर या पट्टे पर देती है, आज भी देती है। जो गरीब लोग होते हैं, अल्पसंख्यक लोग होते हैं उनको, ठीक है, SC OBC इन लोगों को वो जमीन बांट दी जाती है ताकि वो अपनी आजीविका चला सके। तो इसलिए क्या किया, इस संपत्ति के अधिकार को 1973 के लगभग इन्होंने क्या किया, इसको हटा के 300 अनुच्छेद 300 में रख दिया। ठीक है, तो पहले कितने थे मौलिक अधिकार? 7। अब कितने रह गए? 6। छठा था वो हट गया, और जो 7वां था वो छठे नंबर पर आ गया। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं संवैधानिक अधिकारों के बारे में। यहाँ मैंने आपको बता दिया भीमराव अम्बेडकर ने इसको हृदय या आत्मा कहा है। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें कि यदि किसी नागरिक के उपरोक्त 5 मौलिक अधिकारों में से किसी भी हनन होने पर उस नागरिक को संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत उच्चतम न्यायालय में आवेदन करने का अधिकार है। ये जो मैंने 6 बताए और जो मैंने अभी तक 5 बताए आपको। ठीक है, कौन सा? स्वतंत्रता, समानता, पहले नंबर पर समानता था, दूसरे पे स्वतंत्रता था, तीसरे पे शोषण के विरुद्ध, चौथे पे शैक्षिक धार्मिक, ठीक है, और नेक्स्ट क्या था? नेक्स्ट था संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी। ठीक है, 5वां कौन सा था? संस्कृति और शिक्षा संबंधी। अगर ये पांचों अधिकार आपके मौलिक अधिकार छीनते हैं तो आप कहाँ जाएंगे? ठीक है, आप किससे कहेंगे कि भाई ये इन्होंने हमारे अधिकार छीन लिए? तो आप जाएंगे सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 32 के अनुसार आप क्या करेंगे? आप याचिका दायर करेंगे और कहा बताएंगे कि आपके मौलिक अधिकारों का हनन हुआ है। उसके बाद क्या करेगा जो सुप्रीम कोर्ट है, वो इस संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट में 5 तरह की रिट निकालने की शक्ति प्रदान की गई है, जो निम्न प्रकार है। अब जो आपके मौलिक अधिकारों का हनन हुआ है, ठीक है, उनको बहाल कराने के लिए ये कुछ काम दिए, ये कुछ प्रक्रिया दी हुई है। कौन सी है? पहली है बंदी प्रत्यक्षीकरण। ठीक है, बंदी प्रत्यक्षीकरण जो आर्टिकल 20 में था अपराध से रिलेटेड, वही दिया गया है कि किसी अगर अपराधी का के मौलिक अधिकार का हनन होता है तो वो क्या करेगा, यह रिट उस व्यक्ति की प्रार्थना पर जारी की जाती है जो यह समझता है कि उसे अवैध रूप से बंदी बनाया गया है, गिरफ्तार किया गया है। न्यायालय बंदी बनाने वाले अधिकारी को आदेश देती है कि वह बंदी बनाए गए व्यक्ति को निश्चित स्थान या निश्चित समय के अंदर उपस्थित करे। कितना समय था? 24 घंटे, ताकि न्यायालय बंदी बनाए जाने के कारणों का पता लगा सके। ठीक है, यानी कि 24 घंटे से ज्यादा किसी भी व्यक्ति को पुलिस थाने में नहीं रख सकती। ठीक है, और अगर वो रखेगी तो
फिर उसके खिलाफ क्या होगा, कार्रवाई होगी। और ऐसा इस ये जो चीज है ना, इसका प्रयोग किया गया है। क्या हुआ था, मुझे याद नहीं आ रहा स्टेट, वहां के एक व्यक्ति की सजा खत्म हो गई लेकिन उसको रिहा नहीं किया गया। ठीक है, तो फिर उसने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की कि मेरी सजा खत्म होने के बाद भी मुझे नहीं किया, रिहा नहीं किया गया। तो जैसे उसकी 5 साल की किसी अपराध में सजा थी, 5 साल पूरे हो गए, उसको रिहा नहीं कर रही, तो उसने क्या किया, वो अपनी याचिका दायर की, यानी कि सुप्रीम कोर्ट को बताया कि मेरी सजा खत्म होने के बाद भी मुझे नहीं छोड़ा जा रहा, मेरे मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, ये बंदी प्रत्यक्षीकरण के अनुसार उस व्यक्ति को न्याय दिया और उस आदेश दिया जेलर को कि भाई उस व्यक्ति को छोड़ दिया जाए क्योंकि उसकी सजा खत्म हो गई है। ठीक है, ऐसा हुआ है। परमादेश, परमादेश क्या है, परमादेश का लेख उस समय जारी किया जाता है जब कोई पद अधिकारी अपने सार्वजनिक कर्तव्य का निर्वहन नहीं करता। इस प्रयास के आज्ञा पत्र के आधार पर पदाधिकारी को उसके कर्तव्य का पालन करने का आदेश दिया जाता है। यानी कि कोई व्यक्ति सही से ड्यूटी नहीं कर रहा, ठीक है, जो उसको काम दिया गया वो सही से नहीं कर रहा है ना, होता नहीं है, सस्पेंड नहीं करते हैं, कोई आता है चेकिंग के लिए, टीचर है, जैसे टीचर अपनी बच्चों को ना पढ़ा के मोबाइल चला रहा है, कहीं बाहर घूम रहा है, तो होते हैं ना सस्पेंड, वो क्या है, वो यही है। उनको आदेश दिया जाता है कि भाई तुम ऑन ड्यूटी फालतू के काम क्यों कर रहे हो, जो काम दिया गया उसको करो ना। ठीक है, तो परमादेश का मतलब आप समझ गए। तो परमादेश का मतलब ये हुआ कि उसको आदेश दिया जाता है कि उसको जो कर्तव्य है, यानी कि जो ड्यूटी दी गई है, वो उसके हिसाब से काम क्यों नहीं कर रहा है। नेक्स्ट है इसमें निषेध। ठीक है, निषेध में क्या है, निषेध सॉरी प्रतिषेध, सॉरी प्रतिषेध, तीसरा है प्रतिषेध। ठीक है, ये कितने प्रकार के रेट जारी करता है, संवैधानिक अधिकार आर्टिकल 32 5 प्रकार की, 2 प्रकार की हमने डिस्कस कर ली, पहली बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरी कौन सी थी, दूसरी थी आपकी परमादेश, तीसरी क्या है, प्रतिषेध। यह आज्ञा पत्र सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय द्वारा निम्न न्यायालयों या अर्ध न्यायालय देखो इसमें कुछ अलग लिखा है, मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, मैं अपनी भाषा में बताती हूँ। इसमें क्या होता है कि जो ऊपर की अदालत है वो नीचे की अदालत को, यानी कि जैसे हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट जिले की कोर्टों को या कमिश्नरी वाली कोर्टों को ये आदेश देती हैं कि भाई आपके अधिकार क्षेत्र में ये चीज नहीं है। ठीक है, तो आप इस मुकदमे पर आप निर्णय नहीं दे सकते हो। जैसे बड़े बड़े कोई मुकदमा है, बड़ा कोई मुकदमा है, सब देखो हर कोर्ट का अधिकार क्षेत्र निश्चित होता है कि आप इससे रिलेटेड या इतना ही फैसला आप सुना सकते हो। ठीक है, जैसे जो छोटी अदालतें होती हैं वो मृत्यु दंड की सजा नहीं सुना सकती। ठीक है, मृत्यु दंड की सजा बड़ी अदालतें सुनाती हैं। तो ये मतलब सबके अधिकार निश्चित होते हैं पहले से, कौन सी अदालत किस तरह के कितने फैसले सुना सकती है। ठीक है, तो ये पहले से निर्धारित होता है। तो इसमें क्या है कि जो हाई कोर्ट है या सुप्रीम कोर्ट है वो नीचे वाली अदालतों को ये बताती है कि ये जो आपने फैसला सुनाया है, कुछ मुकदमे ऐसे होते हैं, कुछ केस ऐसे होते हैं कि निचली अदालत फैसला सुना रही है जबकि वो उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर है। ठीक है, तो वो उनको क्या बोला जाता है, प्रतिषेध दिया जाता है उनको कि भाई आप इस में कोई भी कार्रवाई ना करें, आप इसको क्या करें, आप अपनी कार्रवाई को यहीं रोकें क्योंकि ये आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता। चौथा है उत्प्रेषण। अब उन्होंने मना कर दिया कि आपको सुनवाई आप नहीं आप फैसला नहीं सुना सकते क्योंकि आप छोटी अदालत है, ये बड़ा फैसला है, बड़ा फैसला बड़ी अदालत सुनाएंगी। ठीक है, तो वो क्या करेंगे, उत्प्रेषण। ठीक है, उत्प्रेषण यानी कि जो नीचे वाली अदालतें हैं उनसे बोलेंगे, अधीनस्थ न्यायालयों से ये कहा जाएगा, को ये ऑर्डर दिया जाएगा या निर्देश दिया जाता है कि वह अपने पास लंबित मामलों के न्यायिक निर्णयों के लिए उसे वरिष्ठ न्यायालय भेजें। ठीक है, यानी कि कोई जिले की अदालत, छोटी अदालत है, कोई बड़ा फैसला सुना रही है जो उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता, तो हाईकोर्ट क्या बोलेगी कि पहले क्या लगाएगी, उस पर प्रतिषेध लगाएगी कि यहीं रुको, आप आदेश नहीं दे सकते क्योंकि आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं आ रहा है। फिर उस पर उसको क्या आदेश दिया जाएगा, फिर उसको बोला जाएगा उत्प्रेषण, कि आप इस मुकदमे को तुरंत ट्रांसफर करो किसमें, हाई कोर्ट में। ठीक है, हाई कोर्ट सुनेगा इसको। ठीक है, हाई कोर्ट के जज देखेंगे अपने स्तर से। तो ये दोनों तो बिल्कुल मिले हुए हैं। ठीक है, ये तो आपको याद ही हो गए होंगे। नेक्स्ट है इसमें अधिकार प्रेक्षा। ठीक है, अधिकार प्रेक्षा क्या है, अधिकार प्रेक्षा जब कोई व्यक्ति ऐसे पदाधिकारी के रूप में कार्य करने लगता है जिसके रूप में कार्य करने के उस वैध रूप से अधिकारी नहीं है, तो न्यायालय अधिकार परीक्षा के आदेश द्वारा उस व्यक्ति से पूछता है कि वह किस अधिकार से कार्य कर रहा है। जब तक वह इस बात का संतोषजनक उत्तर नहीं देता है वह कार्य नहीं कर सकता। अधिकार परीक्षा यानी कि
कोई भी व्यक्ति, कोई भी सरकारी व्यक्ति अपने अधिकार क्षेत्र से ज्यादा काम कर रहा है, ठीक है, कोई क्लर्क है, कोई और मजिस्ट्रेट है या कुछ भी है, अपने अधिकार क्षेत्र से ज्यादा काम कर रहा है, ठीक है, ज्यादा चीजों के फैसले ले रहा है, तो तुरंत उस पर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट बोल सकती है कि आपका ये अधिकार क्षेत्र नहीं है, ठीक है, डीएम है, एसडीएम है, कोई लॉयर है, कोई भी पोस्ट है उसकी, अगर अपने अधिकार क्षेत्र से ज्यादा काम कर रहा है, जैसे हॉस्पिटल वगैरह होते हैं ना, तो इनकी भी एक लिमिट होती है कि छोटा हॉस्पिटल है, इसमें बस ये मरीज देखे जाएंगे, ठीक है, जो डिलीवरी जैसे इसमें हॉस्पिटल में केवल नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है, क्योंकि इसके डॉक्टरों की जो एजुकेशन है वो इतनी ही है, इनके पास इतने ही संसाधन है। ऑपरेशन अगर आपको कराना है तो फिर वो उसके लिए आपको बड़े हॉस्पिटल में जाना पड़ेगा, ठीक है, तो हर हॉस्पिटल के अधिकार क्षेत्र निश्चित होते हैं, जैसे स्कूलों के भी होते हैं कि अगर आपने परमिशन ली है कि आप प्ले वे स्कूल खोलेंगे तो आप उसमें फर्स्ट सेकंड के बच्चों को नहीं पढ़ा सकते, जैसे आपने भारत सरकार से परमिशन ली है कि आपको क्या करना है, प्राइमरी लेवल पर स्कूल खोलना है, ठीक है, पहली से लेके 5वीं तक का, तो आप छठी के बच्चों को नहीं पढ़ा सकते हो। अगर आप पढ़ा रहे हो और ऐसा पता चला कहीं से, तो आपसे अधिकार परीक्षा किया जाएगा, आपको अधिकार परीक्षा थमा दिया जाएगा कि भाई आप किस अधिकार से काम कर रहे हैं, ठीक है, ये आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता। तो ये हर एक उस चीज पर लागू होता है जो भी सार्वजनिक चीजें हैं, और कोई भी व्यक्ति अपने अधिकार क्षेत्र से ज्यादा अगर कुछ भी काम कर रहा है तो उसको मना किया जाएगा, ठीक है। डॉक्टरों में भी होता है, सारी चीजों में होता है कि एक लिमिट है ना कि तुम यही काम कर सकते हो। अब जैसे कोई डेंटिस्ट है, अब वो आंखों का भी इलाज करने लगे तो उससे पूछा जाएगा भाई तुम कैसे कर रहे हो, तुम तो डेंटिस्ट हो, दांतों का इलाज करो ना। जैसे झोला छाप डॉक्टर होते हैं, उनके पास डिग्री नहीं होती, लेकिन वो नब्ज देख रहे हैं, ठीक है, और मतलब हार्ट बीट वगैरह चेक कर रहे हैं, और वो क्या कर रहे हैं, बोतल भी चढ़ा रहे हैं, सारी चीज कर रहे हैं, भाई डिलीवरी वगैरह सब कुछ कर देते हैं। गाँव के जो झोला छाप डॉक्टर होते हैं सब कुछ कर देते हैं। अगर छापेमारी हो, अगर उनकी ठीक से जांच होती है और वो पकड़े जाते हैं तो वो पूरी तरह से दोषी हैं। उनसे पूछा जाएगा कि तुम किस आधार पर इलाज कर रहे हो, तुम एमबीबीएस थोड़ी ना हो, कोई तो डिग्री होनी चाहिए तुम्हारे पास, डिग्री नहीं है तो तुम कैसे इलाज कर रहे हो, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। एक मिनट, अच्छा एक मिनट, तो 3 अनुच्छेद और रह गए, वो शायद दूसरी पीडीएफ में रह गए थे, ठीक है, 1 सेकंड का टाइम दीजिए मुझे, बस 1 सेकंड का, अभी हो जाएंगे तो हो जाएंगे, फिर शायद ना याद आए मुझे भी। 8 फंडामेंटल राइट्स, अब इसमें डालने से रह गए। हाँ चलो ठीक है, अब ये तो यहीं पे खत्म हो गया, वो शायद नहीं डल पाई मेरे से, एक बारी और चेक करके देखती हूँ मैं। एक मिनट, इसमें होगी, हाँ ये रहा, ठीक है, ये मिल गया मुझे, बस खुलने ही वाला है, थोड़ी देर में खुल जाएगा। अच्छा ये था, ये वाली पढ़ानी, मतलब इसमें थोड़ा सा मैंने करेक्शन किया था, जो गलत चीजें आ रही थी ना वो ये थी करेक्शन वाली, मैं यही सोच रही थी मैंने करेक्शन किया और वो मुझे मिला क्यों नहीं, वो इसीलिए नहीं मिल रहा था मुझे, ठीक है, ये थोड़ा अलग था। अब देखो, अनुच्छेद 33 रह गया। अनुच्छेद 33 में क्या था, अनुच्छेद 33 में है सशस्त्र बल के मौलिक अधिकार में प्रतिबंध। देखो इसमें क्या है कि स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया, ठीक है, लेकिन कुछ चीजों पर रोका भी गया है कि सबको स्वतंत्रता बराबर नहीं मिली है। किसको नहीं मिली है, संसद को यह अधिकार है कि वह सशस्त्र बल, कौन कौन है सशस्त्र बल, वो है सेना, नौसेना, वायुसेना, पुलिस, अर्ध सैनिक बल, खुफिया एजेंसियां, ठीक है, आदि के मौलिक अधिकारों को सीमित किया गया है। वो कहीं भी कुछ भी नहीं बोल सकते हैं, ठीक है, और वो कहीं भी ऐसे नहीं आ जा सकते हैं। तो क्यों किया गया है, क्योंकि देखो ये हमारे भारत की जान है। कौन, सेना, तीनों प्रकार की सेना, ठीक है, पुलिस, खुफिया एजेंसियां, ये इनके जो मौलिक अधिकार है वो सीमित है। बाकी के इतने सारे हैं ना कि आप अभिव्यक्ति की आजादी है, आप क्या कर सकते हो, आप आंदोलन कर सकते हो, ये सब कर सकते हो, ये सारे अधिकार इनको नहीं मिले हुए हैं। अगर सेना ने आंदोलन कर दिया तो भारत का क्या होगा, ठीक है, तो सेना को ये सब अधिकार नहीं दिए गए। तो सेना के जो अधिकार है, पुलिस वालों के जो अधिकार है थोड़े सीमित है, ठीक है। तो 33 में ये है, ठीक है, तो 33 का आप याद रखेंगे, सशस्त्र यानी कि जो जिनके पास हथियार होते हैं, ठीक है, सशस्त्र बल यानी कि जिनके पास हथियार होते हैं। किस किस के पास हथियार होते हैं, सेना के पास होते हैं, तीनों प्रकार की सेना के पास होते हैं, पुलिस वालों के पास होते हैं, अर्धसैनिक बल के पास होते हैं, खुफिया जो एजेंसी होती है उनके पास होते हैं। तो उनको मौलिक अधिकार में प्रतिबंध है, ठीक है, प्रतिबंध
किस किस को है, इनको है, और ताकि इन बलों में अनुशासन और दक्षता बनी रहे। यदि इन्हें सभी मौलिक अधिकार दे दिए जाएंगे तो देश की सुरक्षा और व्यवस्था पर गहरा असर पड़ेगा। ठीक है, इसलिए इनको कुछ कुछ चीजों में अधिकार नहीं दिए गए हैं, कुछ कुछ मौलिक अधिकार नहीं दिए गए हैं। कोई भी सैनिक हड़ताल नहीं कर सकता क्योंकि उसका संघ बनाने का अनुच्छेद 33 के तहत सीमित किया गया है। ठीक है, कि वो अपनी अलग संघ नहीं बना सकता, हड़ताल नहीं कर सकता। पूरी सेना हड़ताल पर चली गई और दुश्मन देश को पता चल गया तो वो आक्रमण कर देगा। ठीक है, तो इनके जो अधिकार है वो थोड़े निश्चित किए गए हैं। अनुच्छेद 34 क्या है? मार्शल लॉ की स्थिति में मौलिक अधिकारों का निलंबन। यदि यदि देश के किसी क्षेत्र में सैन्य शासन लगा दिया जाए, यानी कि राष्ट्रपति शासन, ठीक है, धारा 344 टाइप का जो होता है ना, वो लगा दिया जाए तो संसद कानून बनाकर वहां के नागरिकों के मौलिक अधिकारों को सीमित या समाप्त कर सकती है। ठीक है, कौन कौन से मौलिक अधिकार समाप्त नहीं होते हैं? 20 और 21। ठीक है, 20 और 21 हमेशा रहते हैं आपके पास। ठीक है, चाहे इमरजेंसी लगी हो चाहे कुछ हो, चाहे धारा 344 लगी हो या फिर धारा 356 लगी हो। ठीक है, राष्ट्रपति शासन लगा हो किसी भी राज्य में, या धारा 356 लगी हो, या धारा 352, 356 और 360। ठीक है, इनमें से कोई सी भी धारा लगी हुई है तो आपके जो मौलिक अधिकार हैं उनको छीन लिया जाएगा संसद द्वारा, और आपको बस 2 ही मौलिक अधिकार दिए जाएंगे, एक तो अपराधी वाला और एक दैहिक स्वतंत्रता वाला। ठीक है, केवल 2, ध्यान रखना। नेक्स्ट है इसमें कि ऐसा कोई भी कार्य जो उस समय कानून के अनुसार किया गया हो उसके लिए कोई व्यक्ति अदालत में मुआवजा या दंड की मांग नहीं कर सकता है। उदाहरण के लिए किसी आपातकालीन युद्ध की स्थिति में यदि सैन्य बल द्वारा कोई कार्रवाई की जाती है तो उसके लिए नागरिक अदालत में चुनौती नहीं दे सकता। अब देखो, जैसे बॉर्डर पे अभी लड़ाई हुई थी, ठीक है, थोड़ा सा पाकिस्तान के साथ टेंशन चल रही थी, थोड़ी दिक्कत हुई, 1-2 सिविलियन भी मारे गए। ठीक है, अपने देश के लोग भी मारे गए। तो इसमें जो लोग हैं वो सेना के ऊपर इल्जाम नहीं लगा सकते, ऐसे नहीं कह सकते भाई इन्होंने हमारे साथ ये किया है। ठीक है, या फिर कई बार सेना कुछ काम कर रही है, कोई अभियान चला रही है, तो सेना के हाथ से भी कोई नुकसान हो जाता है देश का। ठीक है, कोई व्यक्ति मर जाए या कुछ भी मर जाए तो आप उसको चुनौती नहीं दे सकते हो। ठीक है, ये किसमें लिखा है? अनुच्छेद 34 में। अनुच्छेद 35, ठीक है, ये इस वीडियो का लास्ट टॉपिक है और इसके बाद में बंद कर दूंगी, मुझे पता है आप थक चुके हैं। अनुच्छेद 35 में क्या लिखा है? केवल संसद को अधिकार है। देखो टाइपिंग में कुछ मिस्टेक हो गई है। ठीक है, क्या है अनुच्छेद 35? संविधान में जहां जहां लिखा है कि किसी भी मौलिक अधिकार का कानून बनाया जा सकता है वहां केवल संसद को ही कानून बनाने का अधिकार है, राज्य सरकार इस पर कानून नहीं बना सकती है। यानी कि मौलिक अधिकार में अगर कुछ भी संशोधन करना है तो राज्य सरकार नहीं करेंगी, कौन करेगा? केवल और केवल केंद्र सरकार या संसद करेगी। ठीक है, केंद्र सरकार या संसद एक ही बात है। कुछ संवेदन मामले जैसे मानव तस्करी, ठीक है, यानी कि मनुष्य को खरीदना बेचना, आजकल ये बहुत ज्यादा चल रहा है, लोगों को किडनैप करते हैं, उनकी किडनी निकाल लेते हैं। ठीक है, जातीय भेदभाव, राष्ट्रीय सुरक्षा पर सिर्फ केंद्र सरकार कानून बना सकती है। उदाहरण के लिए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम संसद द्वारा बनाया गया, ना कि किसी भी राज्य सरकार द्वारा। ठीक है, ये आपका मौलिक अधिकार से संबंधित सारा की सारा खत्म हो गया, कुछ भी बाकी नहीं रहा है। और आपको वीडियो कैसी लगी है प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो को जरूर से लाइक कर देना। जो भी फ्रेंड आपके किसी भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं उन सभी फ्रेंडों के साथ मेरी इस वीडियो को शेयर कर देना और लाइक करना मत भूलना। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना। नेक्स्ट वीडियो आपकी मौलिक अधिकार के एमसीक्यू से संबंधित रहेगी। ठीक है, और लाइक जरूर करके जाना, और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना, और फ्रेंडों के साथ शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलना है, शेयर कर देना। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।